हेलो दोस्तों, हाउस इट गोइंग? क्या हाल चाल? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आई नो यू आर डूइंग गुड। व्हाई? बिकॉज यार काइनेमेटिक्स खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। इस वीडियो के साथ हम एडवांस के भी पार्ट को कवर कर देंगे, काइनेमेटिक्स को डन एंड डस्टेड कर देंगे। ओके, तो आपको लग रहा होगा कि यार भैया आपने 1.5 महीना लगा दिया काइनेमेटिक्स कवर करने में, बट यार इसका भी एक रीजन है यार। क्योंकि क्या होता है, काफी सारे लोगों को मतलब जो है मेरे मतलब स्टूडेंट्स में एज्यूम कर रहा हूँ कि उनको कुछ भी नहीं आता। ओके, मतलब आई एम एज्यूमिंग कि वो फ्रेशर्स भी है, एज इन 11th स्टैंडर्ड के है। मैं एज्यूम ये भी कर रहा हूँ कि कोई ड्रॉपर्स है जिनको शायद पहले स्ट्रगल हुआ हो। मैं ऐसे भी एज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ 12th के भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 11th के कंसेप्ट थोड़े कच्चे रह गए हो। बट यार सबके पेस के हिसाब से जाना है, राइट? बट आई अश्योर यू यार, आई अश्योर यू कि अगस्त तक खत्म हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि कैसे खत्म होगा, तो विद टाइम हम पेस पकड़ लेंगे। मतलब ऐसे नहीं कि हम भगाना शुरू कर देंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़, नहीं। एंड अगर भगा देंगे तो भी यार यू हैव रिकॉर्डेड वीडियोस यार, आप अपने पेस से देख सकते हो आराम से। बट आगे आगे जैसे इजी चैप्टर्स आएंगे, हम थोड़ा सा पेस पकड़ लेंगे ताकि आपको बोरियत ना हो। अभी थोड़ा पेस स्लो रखना जरूरी है, क्योंकि अगर अभी इंटरेस्ट उठ गया तो फिर तो यार आप पढ़ोगे नहीं आगे के चैप्टर्स, राइट? धीरे धीरे बेस बढ़ता है। मतलब यार आप ऐसे समझिए कि इवन रोहित शर्मा भी थोड़ा सा पहले स्लो खेलते हैं, राइट? पहले 2-3 ओवर्स स्लो खेलते हैं, उसके बाद थोड़ा एक्सेलरेट करते हैं। या फिर आप एबी डिविलियर्स को भी बोलेंगे आप, पहले आपको पता नहीं, मैं नहीं जानता आप एबीडी को जानते हो या नहीं, बट हमारे जमाने के तो यार वो सबसे बढ़िया बैट्समैन हुआ करते थे। ठीक है, तो वो भी पहले 2-3 ओवर्स लेते थे सेट होने में, तो हम भी सेट होने के लिए टाइम ले रहे हैं। ओके, हो जाएगा, चीजें कवर हो जाएंगी आराम से। ओके, चलिए यार फिर अब हम एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे यार। काफी मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट होगा ये। ओके, मतलब आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी है, कंसेप्ट पे अगर आपकी पकड़ अच्छी है ना, तो ये क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। लेकिन अगर आपने फॉर्मूले रट्टे मार रहे होंगे तो शायद मेंस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन एडवांस में उम्मीद मत करिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से चाहिए। इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगा कि ऐसा भी काफी बार होता है कि फॉर्मूला ना पता हो, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हो तो भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस एडवांस के। एंड आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल। ठीक है, मुझे फॉर्मूले रटे नहीं जाते थे मेरे से, मुझे बहुत स्ट्रगल होता था फॉर्मूले रट्टा मारने में, विच इज व्हाई आई हैड टू रिलाई ऑन कंसेप्ट्स। बट थैंकफुली एडवांस में कंसेप्ट्स पे ही ज्यादा फोकस होता है, विच इज व्हाई इट इज इजी यार। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपको, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे हमें फोकस करना है। ओके, अब ठीक है, मैं यार क्या बोलते हैं, इंट्रो मैंने बहुत लंबा कर दिया, तो अब हम क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। अनियन क्वेश्चन, आपको याद होगा मैंने रिलेटिव मोशन इन 1D वाले में आपको बोला था कि एक अनियन क्वेश्चन आएगा। अनियन क्वेश्चन मतलब जो हमारे आंखों से आंसू निकाल देगा, इसलिए ऑनियन क्वेश्चन लिया। ठीक है, टफ है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन हमें थोड़ा एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए ये पता होना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। A railway track runs parallel to a road until a turn brings the road to the railway crossing. A cyclist rides along the road every day at a constant speed 20 km per hour. Okay, he normally meets a train that travels in same direction at the crossing. Okay, one day he was late by 25 minutes and met the train 10 km before the railway crossing. ठीक है, find the speed of the train. समझ आ रहा है? मुझे भी नहीं समझ आ रहा, मतलब पढ़ के तो ऐसे समझ आता नहीं है, तो डायग्राम बनाना है फटाफट से। चलो बना देते हैं डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दो एलिमेंट्स है, इसके दो किरदार है। एक तो है अपना साइकिलिस्ट, और दूसरा है अपना ट्रेन, रेलवे। हाँ, ट्रेन ही कहते हैं, रेलवे ट्रैक होता है, लेकिन जो उस पर चलती है वो है ट्रेन। ओके, चलो, तो अब आपको ये नहीं दिया गया है कि बाइक मतलब साइकिलिस्ट है वो कहां से शुरू कर रहा है, आपको ये भी नहीं दिया गया है कि ट्रेन जो है वो कहां से शुरू कर रही है, राइट? आपको ये भी नहीं दिया गया है कि साइकिलिस्ट कितने बजे निकल रहा है, आपको ये भी नहीं दिया गया है कि ट्रेन कितने बजे निकलती है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन बस जहां पे मिलते हैं वो हर रोज, जहां पे वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो पॉइंट हमें पता है, मतलब ये दिया गया कोई। ठीक है, तो हमें स्टार्ट टू एंड नहीं जाना, हमें एंड टू, मतलब स्टार्ट भी नहीं बट एंड टू टूवर्ड स्टार्ट, बेसिकली एंड तो एंड से लेके स्टार्ट की तरफ हम जाएंगे। हम स्टार्ट तो हमें पता ही नहीं होगा, ट्रेन कहीं से भी शुरू करी हो। ठीक है, मैं एनीवे लेट मी डू वन थिंग, लेट मी जस्ट ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। सबसे पहले साइकिलिस्ट को देख लेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए एक रास्ता है। ठीक है, दिस इज अ रोड, रोड पता चले इस वजह से मैंने ऐसा ये रोड बना दिया। ठीक है, ये साइकिलिस्ट भाई साहब जो है, मान के चलिए कि यार इनका यहाँ पे घर होगा। ठीक है, बढ़िया सा घर है यहाँ पे। ठीक है, और ये साइकिलिस्ट भाई साहब किसी टाइम पे निकलते होंगे, वी डोंट नो, वी डोंट नो, तो हम एज्यूम भी नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये साइकिलिस्ट भाई साहब है यार। साइकिलिस्ट भाई साहब को कैसे बनाया यार हम लोग यार, चलो कोई बात नहीं, ये मैंने साइकिल बना दी ऐसे इस तरह से। ओके चलो, साइकिल मैंने बना दी, किसी टाइम पे निकल रहा होगा, ये पता नहीं हमें किस टाइम पे निकल रहा है, हमें ये भी नहीं पता। लेकिन
मान के चलिए मैंने बोला मान के चलिए कि ये 10 बजे मिल रहे एट दिस रेलवे क्रॉसिंग। ये अब रेलवे क्रॉसिंग को कैसे बनाए हम बबुआ, ये हो गया रेलवे क्रॉसिंग, ठीक है, ये है रेलवे क्रॉसिंग, ये है रेलवे क्रॉसिंग, सही बात है। ओके, तो ये मान के चलिए कि ये जो साइक्लिस्ट है ना, ये यहां से यहां पे आ जाएगा किसी रैंडम टाइम। मैंने बोला आपको 9 बजे मानना है, 9 बजे मान लीजिए, मतलब मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 10 बजे मान लिया कि चलो ये जो है साइक्लिस्ट एट दिस पॉइंट एट 10 AM मैंने बोल दिया है, ठीक है। अब ये है कहानी है। अब दूसरी कहानी क्या है यार, यहाँ पे एक पटरी है, ये एक पटरी है, ठीक है, रेलवे ट्रैक। ओके, अब ये ट्रेन, मतलब ये भाई साहब जो है अपना साइक्लिस्ट भाई साहब जो है, इनका घर यहाँ पे होगा, तो ट्रेन यहाँ कहीं पे तो होगी, हमें पता नहीं, वो कन्याकुमारी से आ रही हो, वो दिल्ली से आ रही हो, वो अमृतसर से आ रही हो, वी डोंट नो एंड वी डोंट केयर। लेकिन हमें इतना पता है कि जब ये साइक्लिस्ट भाई साहब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये रेलवे क्रॉसिंग पे आ जाएंगे, उसी टाइम पे ट्रेन भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये ट्रेन को कैसे बनाया भाई, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, ये है ट्रेन, झुक 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 झुक, ये इसका उससे धुआं निकलता है ना, ये ट्रेन बना दिया। ट्रेन भी है यहाँ पे एट 10 AM, इतना पता है हमें, इतना पता है, राइट। और क्या इंफॉर्मेशन है बताइए, जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसमें डाल दो यार, फटाफट से आप डाल दो। चलो हाँ, ये भी हमें दिख रहा है कि साइक्लिस्ट भाई साहब जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इज 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ट्रेन की हमें नहीं पता, और वही तो निकालनी हमें, ठीक है, ट्रेन की हमें निकालनी है, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल डे का दिनचर्या। ये किसी टाइम पे निकलते होंगे अपने घर से, घर कितना डिस्टेंस पे रेलवे क्रॉसिंग के ये नहीं पता, ट्रेन कितने बजे निकलती है ये नहीं पता, लेकिन साइक्लिस्ट और ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग पे मिलते हैं एट सम टाइम से 10 AM, ये हमें पता है, ठीक है। चलो सही बात है। अब आप देखेंगे कि वन डे ही वॉज लेट बाय 25 मिनट्स, द साइक्लिस्ट वॉज लेट बाय 25 मिनट्स एंड ही मेट द ट्रेन 10 किलोमीटर बिफोर द रेलवे क्रॉसिंग। समझिए इस बात को, समझिए, वो 25 मिनट लेट हुआ है, तो इसका क्या मतलब है यार, अगर वो हमेशा 10 AM को पहुंचता है, तो इस केस में वो पहुंचेगा 10:25 AM पे, ठीक है। अब मैं दूसरा केस बना ही देता हूं यहाँ पे, ठीक है, ये देख लो यहाँ पे, ये है इस तरह का कुछ, इसका ये झोपड़पट्टा या जो भी घर इसका बोल दो, ठीक है। और क्या था अपना रेलवे क्रॉसिंग, ये था, ठीक है, दिस इज द रेलवे क्रॉसिंग। ओके, अब दूसरे केस में जब वो लेट हो गया, गलती से सो गया होगा, रात को पता नहीं आरसीबी की उसने मैच देख ली होगी, आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स की उसने मैच देख ली होगी, तो उसको लेट हो गया, 25 मिनट लेट हो गया, बट कोई बात नहीं, लेट्स गिव हिम सम क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन फॉर दिस थिंग, बस एक दिन के लिए, ठीक है, चलता है, कभी कभी मैच देखो, कभी कोई रिलैक्स करो, तो इट्स फाइन। ओके, चलो इस दिन पे जब वो लेट हो गया है, तब साइक्लिस्ट इज हियर एट क्या टाइम पे बताइए, हमेशा वो 10 AM पे पहुंचना है, लेकिन यहां पे अब वो पहुंचेगा 10:25 AM। समझ आ गया आपको? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताइए, इन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पे, इन्होंने ये दे रखा है कि उसके वजह से ट्रेन जो है वो पहले मिलेगी। ट्रेन का ऑब्वियसली यार, अब आप बताइए कि अब ये थोड़ा लेट निकले हैं भाई साहब, ये साइक्लिस्ट भाई साहब थोड़ा सा लेट निकले हैं, तो उसकी वजह से ये ट्रेन जो है उनको पहले मिल जाएगी। ट्रेन तो अपने टाइम से निकलती है, चाहे आरसीबी का मैच हो, चाहे आई डोंट नो वर्ल्ड कप की मैच हो, ट्रेन तो अपना शेड्यूल फॉलो करती है। दैट्स काइंड ऑफ आयरॉनिक टू से, बट ठीक है, इंडियन रेलवेज में होता नहीं, बट चलो मान के चलते कि यार ये फॉलो करती है, शेड्यूल से चलती है। तो ट्रेन तो यहाँ पे यार, ट्रेन यहाँ पे जुक 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 जुक, ये यहाँ पे उसी टाइम पे पहुंचेगी। ट्रेन हियर at what time? 10 AM. Train will be here at 10 AM. ठीक है, अब आप बताइए यहाँ पे क्या दे रखा है कि ट्रेन जो है इस साइक्लिस्ट को 10 किलोमीटर पहले मिलती है। ट्रेन इस साइक्लिस्ट को कहीं पे तो कहीं पे 10 किलोमीटर पहले मिलती है, ठीक है। अब आप बताइए कि कहाँ मिलती है, वो हमें जानना है। लेट्स से दिस इज द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, चलो ये है पॉइंट जहां पे वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, चलो ये है, मान के चलिए वो पॉइंट। ओके, चलो सही बात है यहाँ पे।
ये डिस्टेंस कितना है भैया जी बताइए? यहाँ पे दे रखा है 10 किलोमीटर। ओके, मैं बहुत ही स्लो जा रहा हूँ, समझिए, मैं एकदम, ये कहानी है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज लाइक एन एंटायर स्टोरी दैट वी आर रिवीलिंग और अनवीलिंग हियर। ठीक है, आराम से समझेंगे इस बात को। ओके, चलो सही बात। इस पॉइंट पे 10 किलोमीटर बिफोर रेलवे क्रॉसिंग ट्रेन आ गई, ट्रेन थी यहां पे, ठीक है, एंड साइक्लिस्ट भाई साहब थे यहां पे। ओके ओके, साइक्लिस्ट भाई साहब थे यहां पे। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, कि इस टाइम यहां पे जब साइक्लिस्ट भाई साहब है, वो क्या टाइम है हम निकाल सकते हैं क्या? सोचिए, जरा सोचिए आप। हमारे पास ये डेटा है कि साइक्लिस्ट भाई साहब जो है 20 किलोमीटर प्रति आवर से चलते हैं। समझ आ रहा है आपको? सो इसका मतलब है कि अगर ये 20 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है तो इस साइक्लिस्ट भाई साहब को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा? 20 किलोमीटर कवर करने में 1 घंटा लगेगा, तो ये 10 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा ना यार। सो इसका मतलब है कि इन दोनों पॉइंट्स में, मतलब यहां से यहां तक आने में आधा घंटा लगाएगा। हाफ आवर का गैप है फॉर द साइक्लिस्ट। समझ आ गया? एंड हमारे पास ये तो डेटा है कि साइक्लिस्ट इज एट द रेलवे क्रॉसिंग एट 10:25 AM एंड द साइक्लिस्ट वाज हियर एट द मीटिंग पॉइंट और एट द पॉइंट वेयर दे क्रॉस ईच अदर हाफ आवर बिफोर। सो इसका मतलब है कि 10:25 AM से आधा घंटा कितना पहले हो गया? 10:25 माइनस 30 मिनट्स बोल दीजिए, 9:55 AM। यहां से समझ आ गया आपको? सो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है, साइक्लिस्ट हियर at 9:55 AM एंड यही तो पॉइंट है जहां पे ट्रेन भी साइक्लिस्ट से मिला था। तो ट्रेन इज ऑल्सो हियर एट 9:55 AM। रेलवे लिखने वाला था, ठीक है, ट्रेन इज ऑल्सो हियर एट 9:55। ठीक है, समझ आ गया? अब देखिए, ट्रेन यहां पे था 9:55 AM पे एंड ट्रेन यहां आ गया रेलवे क्रॉसिंग पे एट 10 AM। समझ आ रहा है? मतलब ट्रेन ने 5 मिनट में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है, यहां पे मैं बोल देता हूं, ट्रेन कवर्स 10 किलोमीटर इन कितना टाइम बताइए? 9:55 AM से 10 AM मतलब कितना? 5 मिनट्स। 5 मिनट्स को हम आवर्स में कैसे लिखते हैं? 5/60 आवर्स। यहां से आप बताइए, ये समझ आ रहा है ना? ये 10 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है। 10 कवर्स 10 किलोमीटर इन 5/60 आवर्स। तो स्पीड निकालना है तो हम कैसे बोलेंगे? स्पीड ऑफ ट्रेन, वी ट्रेन विल सिंपली बी इक्वल टू 10 किलोमीटर विच इज डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन विच इज इक्वल टू 5/60। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 5 1 5 5 2 20 एंड ये 1/60 डिनोमिनेटर में ऊपर जाके इंटू 60 हो जाएगा। यहां से स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाता है 120 किलोमीटर पर आवर। समझ आया? यहां पे यार मैं इसको लिख के नहीं समझा सकता, मैं आपको ड्रॉ कर करके ही समझा सकता हूं। देखिए, यहां पे मैंने कहीं पे भी कुछ लिखा नहीं है, मतलब एक तरह से होता है ना कि हम स्टेप्स लिखते हैं कि अरे ये ऐसे करो, ये वैसे करो। यहाँ पे स्टेप्स नहीं लिखे मैंने, यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ करा है बस। लेकिन समझ आ गया होगा, आई होप आपको। तो इस तरह से होते हैं यार, मतलब लाइक काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस जो है ना, कंसेप्ट बहुत ही सिंपल सा है, स्पीड का कंसेप्ट है, लेकिन एप्टीट्यूड लग गया इसमें। ठीक है, ऑब्वियसली आंखों से पानी आएगा, आप पहली बार करोगे, मेरे भी आंखों से पानी आया था यार। इसका मतलब ये नहीं कि आपने गिव अप कर देना है, आपने कोशिश करते रहनी है, क्योंकि ब्रेन यार, ब्रेन इज ऑल्सो मसल एक तरह से, मतलब इट्स नॉट लिटरली मसल। बायो के स्टूडेंट्स यहाँ पे आके समझाते मत बैठना कि अरे सर ये मसल थोड़ी है वगैरह, मतलब मेटाफोरिकली कह रहा हूँ यार मैं कि ब्रेन इज ऑल्सो मसल। आप अगर उसकी एक्सरसाइज कराते रहोगे तभी वो स्ट्रांग होगा। अगर आप उसको बोलोगे यार मुझे, मेरे से मेहनत कर ही नहीं जाती, मैं तो बस मेज देके मैं चला जाऊंगा कहीं पे, तो यार फिर मेहनत कभी करने की आदत ही नहीं लगाएगा ब्रेन। फिर आप वही करते रहोगे यार, क्रिएटिविटी भी नहीं आएगी आपकी, एप्टीट्यूड भी नहीं आएगा। करते रहोगे कोई तो नॉर्मल सी 9 to 5 जॉब, कोई क्रिएटिव सी या थ्रिलिंग सी या क्रिटिकल स्किल्स वाले जॉब नहीं कर पाओगे। तो उसकी वजह से यार मैं कभी नहीं कहता कि रैंक के लिए पढ़ो ताकि आपका दिमाग शार्प हो जाता। ठीक है, पढ़ो क्योंकि ये चैलेंजिंग चीज है, क्योंकि चैलेंजेस ही हमें विक्टोरियस बनाते हैं, चैलेंजेस से ही हम स्ट्रांग बन पाते हैं। समझ आया? फिलोसॉफी देनी पड़ती है यार, एंड मैं ऐसे रैंडमली नहीं कह रहा, किसी भी इंसान को चूज करके देखो, मतलब नोबडी हैज
succeeded in his or her life without enduring some amount of hardship or some amount of pain. उसके बिना हो ही नहीं सकता यार, ठीक है, समझ आ गया। एंड कुछ कुछ होते हैं यार, कुछ नेपोटिज्म वाले लड़के या लड़कियां, एक्टर्स एक्ट्रेसेस, तो उनके पास तो है पैसा, पापा का आशीर्वाद, गॉड फादर्स का आशीर्वाद, सलमान भाई का आशीर्वाद, तो यार अब उनकी बात अलग है यार। हमारे पास तो कोई सलमान खान है नहीं, हमारे पास तो कोई गॉड फादर है नहीं, हम तो है मिडिल क्लास लोग, राइट। तो उसकी वजह से यार हमें मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेहनत करते रहना, ठीक है, गिव अप नहीं करना है। ओके, चलिए, बहुत हो गई फंडेबाजी, बहुत हो गया फिलोसॉफी, आते हैं फिर से एडवांस की क्वेश्चन पे। A ball is thrown from location, एक बार मैं टाइम भी देख लेता हूँ, टाइम देख लेते हैं। ओके, इट्स 10:43 PM है टाइम, कोई बात नहीं। A ball is thrown from location x0 y0 is equal to 0,0 of a horizontal playground with an initial speed v0 at an angle of theta naught from the positive x direction. The ball is to be hit by a stone which is thrown at the same time from the location x1, y1 is equal to l, 0. Okay, ठीक है। The stone is thrown at an angle 180 minus theta 1 from the positive x direction with a suitable initial speed. For a fixed v0, when theta naught, theta 1 is equal to 45 degree, 45 degree, the stone hits the ball after time t1. ठीक है, and when theta naught, theta 1 is equal to 60 degree, 30 degree, it hits the ball after time t2. In such a case, t1 by t2 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, अभी भी लगेगा यार क्या बोला है, कुछ नहीं समझ आया, सब सर के ऊपर से चला गया। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, जितना समझ आया उतना हम प्लॉट करते जाएंगे। ठीक है, चलो, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, ओरिजिन माने 0,0। तो अब बॉल को हम कहां से थ्रो करें बताइए, 0,0, यहीं से, ये है पोजीशन फ्रॉम विच द बॉल इज थ्रोन। ठीक है, बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं यहां से। ठीक है, ये हमारा सॉल्व समझ आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दिया गया कि इसका इनिशियल स्पीड है v0, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज v0। ओके, एंड यहाँ पे ये भी दिया गया, देखिए, फॉर अ फिक्स्ड v0, मतलब हम कोई भी केस देखें, पहला केस भी देखें, दूसरा केस भी देखें, मतलब ये थीटा नॉट, थीटा 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री, एंड थीटा नॉट, थीटा 1 इज 60 डिग्री, 30 डिग्री, मतलब दोनों केस में v0 की वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, एंड ये थीटा नॉट, थीटा 1 से क्या कहने की क्या कोशिश करे वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बताऊंगा मैं, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि जब वो कहता है फॉर फिक्स्ड v0, व्हाट वी मीन टू से इज कि हम दोनों केसेस में बॉल की स्पीड को और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे। कूल, ऑलराइट। ओके, अब बॉल को स्टोन से हिट करना है। अ बॉल इज टू बी हिट बाय स्टोन व्हिच इज थ्रोन एट द सेम टाइम फ्रॉम सम लोकेशन x1, y1 इज इक्वल टू l, 0। ओके, अब स्टोन को हम कहां से थ्रो कर रहे हैं यार, l, 0, मतलब l इज x कोऑर्डिनेट, मतलब बेसिकली इनका कहने का यह मतलब है कि इट इज बीइंग थ्रोन एट सम डिस्टेंस, फ्रॉम सम डिस्टेंस l फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, यही वो कहने की कोशिश करें। l, 0 का मतलब यार ये पॉइंट भी जो है स्टोन के थ्रो करने का जो पॉइंट ऑफ पोजीशन है वो भी एक्स एक्सिस पे ही लाई करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये तो रिजॉल्व हो चुका है। A stone, the stone is thrown at an angle of 180 minus theta 1 from positive x direction. देखिए, 180 minus theta 1 from positive x direction का क्या मतलब हो गया? अगर मैं इसको बोल देता हूं 180 minus theta 1, तो इसका मतलब है कि ये 180 minus theta 1 with positive x direction, तो इसका मतलब हो गया कि it is theta 1 with negative x direction। बस इतना कहना चाहते हैं वो लोग, समझ आ गया आपको? एंड ऑल्सो यार मैं थीटा नॉट को हाईलाइट करना भूल गया, ये थीटा नॉट एंगल से बॉल को थ्रो किया जा रहा है, सो ये हो गया थीटा नॉट एंगल। समझ आ रहा है आपको ये? सो इस तरह का फंडा है। बेसिकली वो कहना का क्या चाहता है यार, सिंपल सा इतना सा फंडा है कि बॉल को थ्रो किया जा रहा है विद स्पीड v0 व्हिच इज फिक्स्ड एंड सम एंगल थीटा नॉट विद द हॉरिजॉन्टल, व्हेयरएज द स्टोन इज बीइंग थ्रोन विद सम रैंडम स्पीड, आई डोंट नो, वो दी गई है कि इनकी स्पीड, बॉल की स्पीड नहीं दी गई है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, बॉल की स्पीड, स्टोन की स्पीड नहीं दी गई है, बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 1 है विद नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। मतलब इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है यार, इतना समझ लीजिए आप। ओके, समझ आ गया, ऑलराइट। अब आप मुझे एक बात बताइए, पिछले ही वीडियो में मैंने क्या बोला था, कंडीशन फॉर कोलिजन क्या होती है? कंडीशन फॉर कोलिजन क्या होती है बताइए यार जरा फटाफट। कंडीशन
फॉर कोलिजन, इसका वर्टिकल कंपोनेंट स्पीड का एंड इसका वर्टिकल कंपोनेंट स्पीड का सेम होना जरूरी है। एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है यार, v नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू, अब इसके यार स्पीड को क्या बोल रहे हैं यार हम, चलो v1 बोल देते हैं पहले केस में, तो चलो यार ठीक है v1 कह देते हैं हम लोग अभी, ठीक है ओके, v1 साइन थीटा 1। अब आप बोलोगे सर हम तो तब पॉजिटिव एक्स के साथ मानते हैं, अरे आप साइन 180 माइनस थीटा 1 भी डालोगे तो वो भी साइन थीटा 1 ही हो जाएगा, तो इट इज काइंड ऑफ इररिलेवेंट। आप यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा 1 डालो या साइन थीटा 1 डालो, इट इज काइंड ऑफ इररिलेवेंट। तो उसको लेके यार इतना ज्यादा ही मत करो, मुझे परेशान मत करो, डोंट हैरास मी ऑन दैट। ओके चलो इसको मैं ऑरेंज में लिखता हूँ यार, ओके ऑलराइट कूल कूल कूल, ठीक है। वेयर ये भी डिफाइन करना पड़ेगा v1 क्या है, ठीक है, वेयर v1 is speed of stone in first case, ठीक है, सही बात है, सही बात है, ठीक है। चलो अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे क्या दे रखा है कि v1 तो है, मतलब बेसिकली v1 से कोई वैल्यू चेंज हो सकती है। दूसरे केस में स्पीड ऑफ स्टोन मे और मे नॉट रिमेन सेम, हमें ये नहीं पता, लेकिन v नॉट ये तो सेम रहेगा मेरे भाई, चाहे थीटा नॉट चेंज हो ना हो, लेकिन v नॉट तो सेम रहेगा। लेकिन पहले कंडीशन को पहले देख लेते हैं क्या कह रहे हैं वो लोग। पहले कंडीशन के लिए क्या है, थीटा नॉट थीटा 1 है 45 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री 45 डिग्री होता है, तब टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द स्टोन इज t1। वो देख लेंगे अभी, अभी वो जाने की जरूरत नहीं, अभी ये देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं हम क्या है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो बताइए v नॉट, अब ये थीटा नॉट क्या है 45 डिग्री, तो v नॉट साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू v1 साइन, अब थीटा 1 क्या है, थीटा 1 इज ऑल्सो 45 डिग्री। सो बेसिकली थीटा नॉट कॉमा थीटा 1 को ये से इस फॉर्म में लिखा गया ट्यूपल के फॉर्म में। यार ट्यूपल आपको नहीं पता होगा, छोड़ कोई बात नहीं। थीटा नॉट कॉमा थीटा 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री कॉमा 45 डिग्री का मतलब ये होता है कि थीटा नॉट इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये कहना चाह रहे हैं बस, ठीक है कोई बात नहीं। अब ये तो कट हो गया, मतलब पहले केस में हम ये कह रहे हैं कि speed of stone is the same as speed of ball। ओके समझ आ गया है हमें, ओके। अब आप बताइए टाइम टेकन फॉर द कोलिजन हम कैसे लिखते हैं, पता है क्या आपको, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैंने बताया था, बट कोई बात नहीं अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब आप देखेंगे यार रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा। अब यहाँ पे ये जो है ये भाई साहब टूवर्ड्स अपना क्या कहते हैं इसे, towards this stone, मतलब ये बॉल टुवर्ड्स स्टोन, इसकी अब ये क्या है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और लाइक इन दैट डायरेक्शन क्या है v नॉट cos थीटा नॉट, एंड इस भाई साहब की इस डायरेक्शन में क्या है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए अभी के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंफ्यूज मत होइए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही कह दीजिए, साइन क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे cos, ओके समझ आ गया आपको, समझ आ जाना चाहिए यहाँ पे, मतलब आप छोड़िए, मतलब आप अप्रोच वेलोसिटी और सेपरेशन वेलोसिटी अप्रोच के फॉर्म में मत जाइए, आप बस ऐसे सोचिए, आप बस ऐसे सोचिए कि जब कोलिजन होगा तो क्या होगा भैया जी, ये कुछ ऐसे जा रहा होगा, ये भाई साहब कुछ ऐसे जा रहे होंगे, एंड फिर ये जब टकरा जाएंगे यहाँ पे, ये दोनों जब यहाँ पे टकरा जाएंगे तो इसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है इन टाइम t1 एंड इसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है इन टाइम t1, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा लेंथ l। समझ आ गया। तो बेसिकली हम इतना कह रहे हैं यहाँ पे, हम ये कह रहे हैं कि l इज इक्वल टू v नॉट cos थीटा नॉट टाइम्स t1, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टोन टाइम्स टाइम टेकन to come to this point plus horizontal component of the velocity of stone v1 cos theta 1 times time taken। समझ आया आपको, यहां से यहां पे आने में भी टाइम t1, यहां से यहां पे आने में भी टाइम t1 ही लगेगा ना यार, मतलब वो एक उतना ही टाइम लेंगे ना, हमने दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली थ्रो करा है, यहां से यहां तक वो t1 टाइम में आ रहा है, यहां से यहां तक वो t1 टाइम में आ रहा है, इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करा होगा, v नॉट cos थीटा नॉट t1, इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करा होगा, v1 cos थीटा 1 टाइम्स t1। समझ आ गया। एंड यहाँ पे v नॉट इज इक्वल टू v1 दे रखा है, ठीक है।
तो मैं V1 को V0 डाल दूंगा एंड cos थीटा नॉट इज इक्वल टू cos थीटा 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री दे रखा है, तो वो भी मैं डाल दूंगा, कर देते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो यहां से आ जाता है V0 cos 45 डिग्री, ठीक है, प्लस V1 को भी डाल दीजिए V0, क्योंकि यहां से हमने बोला V0 इज इक्वल टू V1, ठीक है, प्लस V0 cos 45 डिग्री टाइम्स T1, ठीक है, समझ आ गया इतना। सो इसका मतलब ये हो जाता है कि T1 हो जाता है L अपॉन 2V0 cos 45 डिग्री, एंड cos 45 डिग्री क्या है यार, 1/√2, तो 2 cos 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/√2 दैट इज √2, समझ आएगा। सो दैट मीन्स ये हो जाएगा L अपॉन √2 V0। तो यहाँ पे हमारा T1 तो आ चुका है मेरे भाई, T1, ठीक है, T1 आ चुका है, तो इसको आप इक्वेशन 1 कह दो, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। अब दूसरा केस, अब दूसरी तरफ की तरफ चले जाते हैं हम लोग, ठीक है। पहला केस तो समझ आ गया ना, पहले केस में थीटा 1 45 डिग्री हो रहा था, तो ये सारे कंडीशंस लग रहे थे। अब दूसरे केस में फिर से वही चीज, सेकेंड केस, कंडीशन फॉर कोलिजन क्या है बताइए भैया जी, कंडीशन फॉर कोलिजन क्या बोला था मैंने, V0 साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू V1 साइन थीटा 1। अब यहाँ पे यार हमने पहले से V1 एक कुछ ये वेरिएबल असाइन कर दिया था फॉर वेलोसिटी ऑफ स्टोन इन फर्स्ट केस। अब दूसरे केस के लिए मैं V1 डैश कह देता हूं मैं, ठीक है, तो उस वजह से मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूं कि V1 डैश इंडिकेट्स स्पीड ऑफ स्टोन इन सेकेंड केस। ओके, सही है या नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है, ओके। अब साइन ये थीटा नॉट क्या है, थीटा नॉट यहाँ पे दे रखा है 60 डिग्री एंड थीटा 1 दे रखा है 30 डिग्री, तो ये वैल्यूज डाल दो यार आप, तो यहाँ पे बोल दो V0 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू V1 डैश साइन थीटा 1 क्या दे रखा है, थीटा 1 इज 30 डिग्री, ओके। तो यहां से V1 डैश क्या आ जाता है बताइए, V1 डैश यहां से आ जाता है V0 टाइम्स साइन 60 डिग्री क्या है, √3/2, ओके, एंड साइन 30 डिग्री क्या है, 1/2। तो इसका मतलब है हम बोल सकते हैं कि V1 डैश इज इक्वल टू √3 V0, ओके, समझ आ चुका है। V1 डैश को V0 के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर लिया है, ठीक है। अब टाइम टेकन टू कोलाइड, टाइम टेकन टू कोलाइड वही एग्जैक्ट वही फंडा लगाएंगे हम, टाइम टेकन टू कोलाइड कैसे बोलेंगे बताइए, इसको यहां से यहां तक आने में, इसको यहां से यहां तक आने में, पहले दूसरे केस में दे रखा है टाइम T2, so इसका मतलब है कि बोल देंगे हम दोनों भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिला के, दोनों का जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रहा है दोनों को मिलाएंगे वो होगा L, ठीक है। उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टोन टाइम्स टाइम टेकन प्लस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल टाइम्स टाइम टेकन, ठीक है, समझ आ गया आपको बात। पहले यार चलो बॉल का क्रोनोलॉजी से जाते हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजी बॉल का क्या है यार, स्पीड हमें पता है V0, ठीक है, हमें पता है, तो ये है V0 cos थीटा नॉट, ठीक है, टाइम्स T2, यहाँ पे T2 होगा, यहाँ पे दे रखा है ना दूसरे केस में टाइम T2 इज रिक्वायर्ड, प्लस अब V1 डैश cos थीटा 1 टाइम्स T2, समझ आ गया आपको। एंड प्लीज यार रिमेंबर दिस कि यहाँ पे दूसरे केस में थीटा नॉट थीटा 1 आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो इस वजह से थीटा नॉट 60 थीटा 1 30 पता हो चुका होगा अभी तक, ठीक है। ओके, तो यहां से आप बताइए कि हम इसको कैसे थोड़ा सा सॉल्व कर दें। तो थीटा नॉट इज 60 डिग्री, तो ये डाल दो V0 cos 60 डिग्री, ओके, प्लस अब V1 डैश की वैल्यू क्या है, V1 डैश इज इक्वल टू √3 V0, तो ये डाल दो आप यार √3 V0, ठीक है, एंड थीटा 1 इज 30 डिग्री, तो यहाँ पे बोल दो आप cos 30 डिग्री, ठीक है। ओहो, ये फालतू का यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाए, कोई बात नहीं यार, ओके, टाइम्स क्या है T2 को मैंने कॉमन ले लिया है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कर लो यार इसको, सॉल्व कर लो फटाफट। अब ये क्या होगा, cos 60 डिग्री क्या है, हाफ, तो ये हो गया V0/2
प्लस ये क्या है cos 30 डिग्रीज √3/2, √3/2 टाइम्स √3 क्या हो जाएगा 3/2, तो ये हो गया 3v0/2 टाइम्स t2। ये v0/2 प्लस 3v0/2 क्या है 4v0/2, दैट इज 2v0। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि L इज इक्वल टू 2v0 t2। यहां से मैं कह सकता हूं कि t2 इज इक्वल टू L अपॉन 2v0, एंड इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2। सही बात है। इक्वेशन 1 था t1, ये t1 से ज्यादा t11 लगने लग चुका है एट दिस पॉइंट, तो एक मिनट में इसको कर देता हूं। ठीक, इक्वेशन 1 से वो कह रहे थे हम t1 इज इक्वल टू L अपॉन √2v0, एंड इक्वेशन 2 से हम कह रहे हैं t2 इज इक्वल टू L अपॉन 2v0। अब हमें क्या चाहिए t1 बाय t2 का स्क्वायर। क्या करेंगे यार, आसान, वेरी वेरी सिंपल। तो दैट मीन्स t1 बाय t2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यार L अपॉन v0 वगैरह लिखने की कोई जरूरत है नहीं हमें ज्यादा, तो मैं सिंपली यार लिख देता हूं 1/√2 अपॉन ये क्या है 1/2। L अपॉन v0 कैंसिल हो गया है, इसका स्क्वायर। समझ आ गया। तो 1/√2 क्या है 1/2, एंड 1/2 क्या 1/√2 का स्क्वायर क्या है, एक मिनट, 1/√2 का स्क्वायर क्या है 1/2, एंड 1/2 का स्क्वायर क्या है 1/4। ठीक है, तो 1/2 बाय 1/4 हो जाएगा 2, या फिर आप इसको अंदर ही सॉल्व कर दो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये 2/√2 दैट इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 2, एंड दैट मींस आवर फाइनल आंसर इज इक्वल टू 2। आप देख सकते हो, अरे यहाँ पे लिखा ही नहीं क्या मैंने फाइनल आंसर क्या है, चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आंसर इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, समझ आया। मुश्किल लगता है देखने में कभी कभी, लेकिन आसान है, क्वेश्चन आसान है वैसे। ओके, प्लीज मतलब ध्यान देके करिएगा। अब देखिए इतना सा टाइम, मतलब ये स्टेप वाइज इतना ज्यादा कंसेप्चुअली, स्टेप वाइज अगर हम देखेंगे तो इतना ज्यादा मैथमेटिकली इंटेंस नहीं है, ये कंसेप्चुअली इंटेंस है, नॉट मैथमेटिकली। ओके, यहां से सॉल्व किया कीजिए ऐसे क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस करके करके आप सीख पाओगे ऐसे क्वेश्चंस करना सॉल्व। ओके, चलिए यार बढ़िया। अब रिवरमैन प्रॉब्लम, हमने मेंस वाले पार्ट में रिवरमैन प्रॉब्लम को कवर कर दिया, और एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी थॉट, लेकिन उसमें भी यार थोड़े बहुत ट्विक्स हो सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते थे यार, दो ही केस देखते थे हम मेंस के क्वेश्चंस में, क्या आइदर इस भाई को अपोजिट साइड ऑफ द बैंक जाना होगा, दैट इज मिनिमम डिस्टेंस वाला फंडा, या मिनिमम ड्रिफ्ट वाला फंडा था, या फिर मिनिमम टाइम वाला फंडा था। मतलब वो अपना पूरा एफर्ट जो है सीधा मारता था और कहीं भी यहाँ वहां पे चला जाता था वो। लेकिन अब हमारे पास एक मजेदार क्वेश्चन है जिसमें हमें ना यहाँ जाना है, मतलब अपोजिट साइड ऑन द अपोजिट बैंक, मतलब क्या कहते हैं उसको मतलब कंसेप्ट ऑफ मिनिमम ड्रिफ्ट भी नहीं लग रहा पूरी तरह से, एंड कंसेप्ट ऑफ मिनिमम टाइम भी नहीं लग रहा है। यहाँ से हमें एक लाइन दी गई है which makes an angle of alpha with the direction of flow, हमें उस लाइन के अलोंग जाना है, ऐसा क्वेश्चन है। देखते हैं, हम देख के समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, a man wants to swim in a river from A to B and back from B to A, always following the line AB। मतलब ये ऐसे ऐसे नहीं जा सकता कुछ भी, ऐसे ये ऐसे ऐसे को रूट नहीं चलेगा, ऐसे जाके फिर यहाँ पे आ जाओ, या पता नहीं ऐसे ऐसे घूम के यहाँ पे ऐसे पूरा घूम के ऐसे वापस आओ, नहीं, ये ऐसे घटिया चीजें नहीं चलेंगी। नो मंकी बिजनेस ओवर हियर। सीधा हमें जाना है ए से बी, फिर सीधा वापस आना है बी से ए। ओके, देख लेंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज एस, दिस डिस्टेंस इज एस। अबे यार से करे ड्रॉ, हमारी ड्राइंग ही तो घटिया है। हम ड्राइंग, अगर ड्राइंग में हम अच्छे होते तो यार शायद बढ़िया से आर्टिस्ट बन पाते। कोई बात नहीं, हाँ, कोई ऐसे भी बहुत सारे हैं जो आर्ट स्कूल से रिजेक्ट हो गए एंड बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बन गए। ओके, जो समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो इट्स फाइन। ओके, मतलब एक है जो 100 साल पहले जिन्होंने काफी तहलका मचाया था। आई एम नॉट गोना लाफ एट द ट्रेजेडीज जो इन घटिया इंसान ने, घटिया पॉलिटिशियन ने जो ट्रेजेडी करी थी, बट ठीक है, आप जिनको ये जोक समझ आया उनके लिए ठीक है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, आर्ट स्कूल से वो रिजेक्ट हुए थे, एंड वो इंडियन पॉलिटिशियन नहीं, वो यूरोपियन पॉलिटिशियन है, ऑस्ट्रियन पॉलिटिशियन। नहीं यार छोड़ो यार, क्यों मैं आपको पॉलिटिक्स में ले जा रहा हूँ। ओके, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर करंट v is constant over the entire width of the river, मतलब स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ रिवर इज कांस्टेंट। ओके, द लाइन ए बी मेक्स एन एंगल अल्फा विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, ये हमें पता है, दिख रहा हमें कि ये एंगल जो ए बी बना रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये पता है, व्हिच इज अल्फा।
द मैन मूव्स विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल बीटा टू द लाइन AB। मतलब बेसिकली वो कहने की क्या कोशिश करे कि जो ये बंदा है, जो स्विमर है, वो अपना हाथ पैर जो किस तरह से मार रहा है, वो हाथ पैर इस तरह से मार रहा है कि वो मतलब डायरेक्शन ऑफ उसका हाथ पैर मारने का, इट मेक्स एन एंगल ऑफ बीटा विद द लाइन AB। एज इन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, इसका एंगल विथ AB's बीटा, दैट इज व्हाट दे मीन हियर। समझ आ गया? पुट डाउन करूंगा मैं, पुट डाउन करूंगा ये सारी चीजें मैं लिखूंगा, ठीक है। मैन स्विम्स टू कवर डिस्टेंस AB एंड बैक, फाइंड द टाइम टेकन। अब हमें A से B, B से A आने में कितना टाइम लगेगा ये हमें जानना है, ठीक है। अब आप बताइए, मैंने सबसे पहले अभी क्या बोला था, मैं जो चीख चीख के मैं जो कह रहा था वो मैं बता देता हूँ। ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। समझ आ गया? तो ठीक है, अब आप बताइए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर ये कितना है, हमें दे रखा है यार, ये हमें दे रखा है, विच इज इक्वल टू u। ओके, कूल, ऑलराइट। ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या दे रखी है? वेलोसिटी ऑफ रिवर ये जो है, ये जो, अरे यार ब्लैक कहां से गया, ये जो है, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू v। समझ आ गया आपको? कूल। अब आपको ये समझना है, आपको यहाँ पे ये समझना है कि इफेक्टिवली जो वेलोसिटी ऑफ द मैन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और सिंपली हम जो कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन, वो लाइन AB होना जरूरी है। सो दैट मींस मैं ऐसे लिख दूंगा इसे अच्छे से वर्ड्स में कि वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ मैन हैज टू बी अलोंग AB। समझ गया? जाते हुए AB के अलोंग और while going towards A। समझ आ रहा है ना या नहीं? सॉरी, while going towards B, from A to B जब जाते हैं तब along AB होना पड़ेगा, and along BA while coming back to A। समझे इस बात को? मतलब हम ये कहना चाहते हैं, कि अगर मैं ऐसा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दूं, ठीक है, वेयर दिस इज आवर न्यू एक्स एक्सिस जिसको मैं एक्स डैश बोल दूं, ठीक है, एंड ये है न्यू वाई एक्सिस जिसको मैं वाई डैश कह दूं, तो कंपोनेंट अलोंग वाई डैश, वीएम वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग वाई डैश हैज टू बी 0। समझ आ गया आपको? मैं लिख देता हूं यहां पे, वीएम वेक्टर का y कंपोनेंट, और शुड आई से y डैश कंपोनेंट, यहाँ पे ये है y डैश, ये है y डैश, ये है x डैश। ठीक है, समझ आ गया आपको? समझ आ गया होगा? ओके, कूल। अब vm कैसे लिखेंगे हम इन टर्म्स ऑफ vmr एंड vr, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो बताइए। बता देता हूँ आपको, नहीं पता है तो अरे पता होना चाहिए, क्योंकि मेंस वाले पार्ट में तो हमने कवर करा है ना ये फंडा, मेंस और एडवांस तो ये तो फंडा क्लियर है। वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये वेक्टर्स में वेक्टर एडिशन है ये, प्लीज सिंपली vm इज इक्वल टू vmr प्लस vr ऐसे मत लिखिए, वेक्टर एडिशन करना जरूरी है भाई यहाँ पे। ओके, समझ आ गया? कूल। ओके, एंड जब हम कहते हैं कि vm वेक्टर का y डैश कंपोनेंट इज 0, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम यहां से और यहां से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि vmr का y कंपोनेंट, शुड आई से y डैश कंपोनेंट प्लस vr का y डैश कंपोनेंट, ये दोनों एड अप करके 0 हो जाएंगे। एंड इट मेक्स सेंस, इट टोटली मेक्स सेंस। अब इसको हम कैसे समझेंगे? चलो ऐसे भी देख लो, ठीक है। अब ये है, ऐसे दिखाए हमारी हैंड, गंदी सी फिगर हम बनाते हैं, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर vr, ठीक है। एंड आप बताइए कि ये जो है vr वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विथ x डैश, सो दैट मींस इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 माइनस अल्फा विथ माइनस y डैश। समझ आ गया? इसका मतलब है कि vr डैश का कंपोनेंट अलोंग y डैश इज माइनस ऑफ vr डैश cos 90 माइनस अल्फा। समझ आ गया आपको? ये देखिए, ये माइनस y डैश हो गया, ये माइनस y डैश हो गया ना, ये इस तरफ है, vr डैश कुछ इस तरह से आता है, मतलब x डैश के इस साइड है उसका, मतलब आप समझिए कि vm विद रेस्पेक्ट टू r वेक्टर जो है वो x डैश के लेफ्ट साइड पे है,
वी आर वेक्टर है राइट साइड पे, सो दैट मींस इनके y कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कूल, परफेक्ट। एंड सिमिलरली आप ये भी देख लीजिए, यहाँ पे अगर ये एंगल बीटा है, अगर ये एंगल बीटा है, वी एम विद रिस्पेक्ट टू आर वेक्टर का एंगल विथ एक्स डैश इज बीटा, सो दैट मींस द एंगल विथ y डैश विल बी 90 माइनस बीटा। समझ आ गया? सो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वी एम विद रिस्पेक्ट टू आर का y डैश कंपोनेंट क्या है, बताइए, सबसे पहले वो बता दीजिए। वो हो जाएगा वी एम विद रिस्पेक्ट टू आर का cos 90 माइनस बीटा, या फिर आप साइन बीटा बोल दो, ठीक है, साइन बीटा। इट हैज टू बी इक्वल टू वी आर साइन अल्फा। समझ गया? वी आर साइन अल्फा। इसको यार आप वी एम आर साइन बीटा माइनस वी आर साइन अल्फा इक्वल टू 0 ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर वी एम आर साइन बीटा इक्वल टू वी आर साइन अल्फा आप ऑब्जर्वेशन से भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इतना सा फंडा है सनम। अब वी एम आर की वैल्यू है हमारे पास u, वी आर की वैल्यू है v, तो u साइन बीटा इज इक्वल टू v साइन अल्फा हो चुका है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि u साइन बीटा इज इक्वल टू v साइन अल्फा। ये काफी इंपॉर्टेंट सी रिलेशन हो चुके हैं हमारे लिए। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूंगा मैं अभी। ओके, ये जब हम a से b जा रहे हैं, जब हम a से b जा रहे हैं तो u साइन बीटा इज इक्वल टू v साइन अल्फा हो जाता है। समझ आ रहा है आपको? कूल। ओके, अब आप बताइए मुझे कि along AB क्या होगा, फिर कंपोनेंट क्या होगा? एज इन एक्स डैश कंपोनेंट की बात करें ना, वो दोनों एड अप ही होंगे। मतलब वी एम विद रेस्पेक्ट टू आर वेक्टर का एक्स डैश कंपोनेंट एंड वी आर वेक्टर का एक्स डैश कंपोनेंट, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो दैट मींस वी एम वेक्टर का एक्स कंपोनेंट will simply be equal to Vm with respect to r वेक्टर का x कंपोनेंट प्लस Vr वेक्टर का x कंपोनेंट। खत्म बात, इतनी सी बात है समझ। तो ये कितना हो जाएगा फिर? इट विल बी u, क्या है ये? हाँ, दिस इज u cos बीटा प्लस v cos अल्फा। इसको लिख दो u cos बीटा प्लस v cos अल्फा। समझ आ गया ये? इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि वी एम एक्स डैश इज इक्वल टू यू कॉस बीटा प्लस वी कॉस अल्फा। कुल सही है ना? अब आप बताइए इसके अलोंग जब ए से बी जब हम जाते हैं, तो ए से टू बी के अलोंग दिस इज द वेलोसिटी, करेक्ट? सो टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा? लेंथ अपॉन दिस डिस्टेंस, लेंथ अपॉन दिस स्पीड। समझ आ गया आपको? सो टाइम टेकन time to go from A to B, time to go from A to B वो सिंपली हो जाएगा टी ए बी। ठीक है, टी ए बी ऐसे बोल रहा हूं मैं अभी के लिए। ठीक है, टी ए बी इज इक्वल टू, ये लेंथ कितना है ए से बी तक का? वो है एस, एस अपॉन वी एम वेक्टर का एक्स डैश कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हो गया s अपॉन u cos बीटा प्लस v cos अल्फा। समझ आ गया आपको? समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, ये है चीज, ये है वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर मैं यहां से मुझे वापस b से a जब आना है तो अगेन आई हैव टू कैंसल आउट दिस कंपोनेंट अलोंग y डैश। अब यहाँ पे भी फिर से वही फंडा लगता है यार, तो मुझे फिर से ये ड्रॉ करने की जरूरत है क्या यहाँ पे? जब हम b से a आने वाले हैं, वो शुड आई ड्रॉ इट अगेन? चलो एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूं, लेकिन पूरा ये डेरिवेशन नहीं करते बैठूंगा। ठीक है, आई जस्ट ड्रॉ इट। चलो देख लेते हैं, एक बार दिखा देता हूं आपको ड्रॉ करके भी। ठीक है, ओके कूल। अब इसको हम कैसे ले बबुआ? ये बस इतनी डायग्राम को हम कैसे ले, समझ नहीं आ रहा हमका। देखते हैं क्या हो रहा है। लेट्स कॉपी इट। अरे यार ये हो नहीं रहा। चलो एक मैं काम करता हूँ, हाथ से बना लेता हूँ मैं। वो इतना अगर मैं कॉपी एक एक एलिमेंट को कॉपी करते बैठूं, उससे अच्छा सिंपली हाथ से बना लूँ मैं। ठीक है, बेसिकली ये है पानी बेसिकली। ठीक है, ये है पानी इस तरह से।
ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट ए। अब हमें जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर जो है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर जो है ना, वो इस तरह से हमें लगाना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ, ये हमें कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। ओके, अब हमें क्या दे रखा है यार, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, u sin बीटा इक्वल टू v sin अल्फा दे रखा है। अब हमें यहाँ पे एंगल नहीं पता, इट्स नॉट नेसेसरीली अल्फा अगेन, बट वो निकल आता है, वो मैं दिखाई देता हूँ। चलो यार मैं दिखाई देता हूँ क्यों आ रहा है, पर आई थिंक फॉर दैट वी नीड अनदर स्लाइड। चलो एक काम कर देते हैं, इसी एक और एक स्लाइड हम यूज कर लेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। तो लेट्स से द एंगल दैट वी एम आर वेक्टर मेक्स विद दिस लाइन बी ए इज इक्वल टू, लेट्स से क्या था पहले, क्या एंगल, इट वाज बीटा, तो इस केस में हम बोल देंगे कि दिस एंगल इज बीटा डैश। ठीक है, लेट्स से दिस एंगल इज बीटा डैश, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए कि फिर से मैं ए बी के परपेंडिकुलर हमारी जो एक्सिस है उसको मैं वाई डैश एक्सिस कह देता हूं, एंड बी ए के अलोंग जो है उसको मैं एक्स डैश में कह देता हूं। ओके कूल। अब आप देखेंगे यहां पे अगर ये है वी आर वेक्टर, एंड हमें ये भी पता है कि ये जो एंगल है वी आर वेक्टर का विथ लाइन ए बी, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल राइट हियर इज अल्फा, दिस इज अल्फा। तो अगेन ये वाई डैश कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी आर साइन अल्फा। समझ आ गया आपको या नहीं, एम आई गोइंग टू फास्ट? देखिए यही चीज जो है ना, अब ए से बी हम जा चुके हैं यहाँ पे, अब बी से ए आना है हमें। वी आर तो चेंज नहीं होगा मेरे भाई, वेलोसिटी ऑफ रिवर तो ऐसे ही रहेगी, उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, एंड ए बी का एंगल भी चेंज नहीं हो रहा विथ वी आर। सो ये एंगल जो था पहले, ये ए से बी और वी आर वेक्टर, ये एंगल था अल्फा, एंड यहाँ पे भी ये एंगल है अल्फा, तो इस वजह से ये हो गया 90 माइनस अल्फा। सो दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू सिंपली से हियर इज कि अगेन वी आर का वाई डैश कंपोनेंट विल अगेन बी माइनस वी आर साइन अल्फा। समझ आएगा, यहाँ पे इसी के अलॉन्ग होगा ये ऐसे वी आर साइन अल्फा। समझ आ गया आपको? ठीक है, ओके कूल। एंड हमें यहाँ पे नया एंगल जो है वी एम विद रेस्पेक्ट टू आर वेक्टर का विथ बी ए हमने बीटा डैश बोल दिया है, तो हमें वी आर साइन अल्फा को वी एम आर साइन बीटा डैश से कंपेंसेट करना पड़ेगा। समझ आया नहीं आया? ये वी एम आर वेक्टर जो है उसका वाई डैश कंपोनेंट और वी आर का वाई डैश कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करना जरूरी है, क्योंकि हमें बी से ए आते हुए भी देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डैश डायरेक्शन। समझ आ गया? सो सिमिलर लॉजिक, अब मैं फिर से ये सारा लिखते नहीं बैठूंगा, मैं सिंपली यहां पे दिखा दूंगा फ्रॉम बी टू ए लेट दिस एंगल बी बीटा, जब लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वी एम विथ रेस्पेक्ट टू आर का कंपोनेंट अलोंग वाई डैश विच इज इक्वल टू साइन बीटा डैश हैज टू बी इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड इक्वल टू वी आर साइन अल्फा, वी आर साइन अल्फा। समझ आएगा? डायरेक्शन में अपोजिट होना जरूरी है, तभी कैंसिल आउट कर पाएंगे। मैग्नीट्यूड में ये सेम होना जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब वी एम आर क्या है, अगेन इट इज यू, एंड वी आर क्या है, इट इज अगेन वी। तो यू साइन बीटा डैश इज इक्वल टू, वी आर क्या है, वी साइन अल्फा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो गया, बट ये देखिए ये है इक्वेशन 1, इसे मैं बोल दूंगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप देखोगे तो हम सिंपली कह सकते हैं कि बीटा डैश हैज टू बी इक्वल टू बीटा। यहां से मैं बोल दूंगा कि बीटा डैश हैज टू बी इक्वल टू बीटा। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, समझ आ गया? तो इसको मैं बीटा डैश की जगह पे सिंपली बीटा लिख सकता हूं। समझ आ गया? हम यहां से यहां पे गए थे, अब यहां से हम आएंगे नीचे यहाँ पे। ठीक है, यहां से हम आएंगे अब यहाँ पे। ओहो, पिछले टेक्स्ट को क्रॉस कर रहा है। अब हम आएंगे यहाँ पे। अब आप बताइए मुझे, B से A के अलोंग Vm दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन का कंपोनेंट क्या होगा मेरे भाई? विल इट अगेन बी u cos बीटा प्लस v cos अल्फा? नो, बिकॉज इस बार Vm विद रेस्पेक्ट टू r इज फ्रॉम B टू A, whereas VR का x डैश कंपोनेंट इज फ्रॉम A टू B, उल्टे डायरेक्शन में है। सो दैट मींस इस बार Vm वेक्टर का x डैश कंपोनेंट जो है वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो बताइए? वी एम आर, और शुड ऐसे माइनस क्यों कह रहा हूं मैं बताइए? क्योंकि माइनस एक्स डायरेक्शन में ना ये
पॉजिटिव एक्स डैश डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, लेकिन हमें बी से ए आना है, सो इट हैज टू बी माइनस। ठीक है, टेक्निकलिटी है यार, बट हमें इवेंचुअली मैग्नीट्यूड में देखना है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस ऑफ वी एम आर कॉस बीटा डैश, और या फिर कॉस बीटा डैश को हमने क्या बोल दिया है, बीटा डैश बीटा है, तो हम सीधा बीटा लिख सकते हैं, माइनस वी आर कॉस अल्फा। वाह 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 वाह, ओके। सब यहां समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी एम विथ रेस्पेक्ट टू आर, क्या है, वी एम विथ रेस्पेक्ट टू आर इज इक्वल टू यू, दिस इज यू कॉस बीटा माइनस वी कॉस अल्फा। एंड अगर मुझे मैग्नीट्यूड की बात करनी है, मैग्नीट्यूड हैज टू बी इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड में बोलूंगा तो सिंपली ये प्लस हो जाएगा इस तरह से। समझ आया ये क्यों होना जरूरी है, पता है ना आपको यार, कि अगर माइनस ही रहा तो इसका मतलब है कि भाई साहब ये बी से ए के मतलब ऊपर चला जाएगा, एक्स डैश क्या लॉन्ग जाएगा, नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें बी से ए की तरफ लाना है, हमें बी से ए की तरफ लाना है। सो वी एम विद रेस्पेक्ट टू आर का एक्स कंपोनेंट, दैट इज नेगेटिव एक्स कंपोनेंट, हैज टू बी ग्रेटर देन वी आर का पॉजिटिव एक्स कंपोनेंट। समझ आया? सो ये प्लस यू कॉस बीटा माइनस यू कॉस अल्फा होना जरूरी है। समझ आया? सो दैट्स व्हाई यहां से हम कह सकते हैं कि अब अगली स्लाइड लेना जरूरी है, इतनी कंजूसी नहीं करनी बॉस, इतनी कंजूसी नहीं। अब कितना स्पेस बचाएंगे भाई हम लोग, डुप्लीकेट स्लाइड, इसको हटा दो, इसको हटा दो, हाँ, डुप्लीकेट स्लाइड मिल गई। अब हमें कंजूसी करने की जरूरत नहीं है, अब हम बोल देंगे टाइम टू कम फ्रॉम बी टू ए। ओके, टाइम टू कम फ्रॉम बी टू ए कैसे बोलेंगे हम लोग यार, टी बी टू ए वो हो जाएगा एल, और एल नहीं, यहाँ पे क्या डिस्टेंस है, बी से ए का डिस्टेंस है एस, ए से बी का लेंथ, ए से बी का जो लेंथ है, ए बी का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है एस, तो यहाँ पे एल नहीं एस लिखेंगे हम, एस अपॉन, अब बी से ए में क्या है बताइए, बी से ए के अलोंग हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, नेट, इफेक्टिवली यू कॉस बीटा माइनस वी कॉस अल्फा, यू कॉस बीटा माइनस वी कॉस अल्फा। सो हमारे पास अब आ चुका है टाइम टू गो फ्रॉम ए टू बी विच इज इक्वल टू एस अपॉन यू कॉस बीटा प्लस वी कॉस अल्फा, एंड हमारे पास है टाइम टू कम फ्रॉम बी टू ए, वो है एस अपॉन यू कॉस बीटा माइनस वी कॉस अल्फा। तो हमें क्या चाहिए, हमें फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी, दैट इज द टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ए बी एंड बैक, ए बी एंड बैक हमें निकालना है। सो टोटल टाइम, यहां से हम बोल सकते हैं टोटल टाइम कितना हो जाएगा बताइए, इज इक्वल टू टाइम टू गो फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम टू कम बैक फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखिए ये क्या है, एस अपॉन यू कॉस बीटा प्लस वी कॉस अल्फा, ये लिख दो, एस अपॉन यू कॉस बीटा प्लस वी कॉस अल्फा प्लस टी टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए, ये हो जाएगा एस अपॉन यू कॉस बीटा माइनस वी कॉस अल्फा। ओके, तो ये हमारा जो है टोटल टाइम, बॉस टाइम, टोटल टाइम जो कितना है, तो इसको हमें इस फॉर्म में लाना है यार, ला सकते हो, ये इसमें कोई मुश्किल है नहीं, एस को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा यू कॉस बीटा माइनस वी कॉस अल्फा, ये ऊपर चले जाएगा प्लस यू कॉस बीटा प्लस वी कॉस अल्फा, तो बचेगा क्या, बस 2 यू कॉस बीटा। सो इसका मतलब ये हो गया कि एस टाइम्स ऑफ 2 यू कॉस बीटा अपॉन यू कॉस बीटा प्लस वी कॉस अल्फा टाइम्स ऑफ यू कॉस बीटा माइनस वी कॉस अल्फा, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सिंपली हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड दिस राइट हियर इज आवर फाइनल आंसर। देखिए सही है क्या नहीं, एस टाइम्स 2 यू कॉस बीटा, एस टाइम्स 2 यू कॉस बीटा सही है, अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस वी स्क्वायर कॉस अल्फा। अरे वाह, ये तो एकदम सही है मेरे भाई, एकदम सही है। समझ आया या नहीं आया? इट वॉज नॉट अ कंसेप्ट ऑफ मिनिमम ड्रिफ्ट, इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मिनिमम टाइम, बट इट वॉज समथिंग इन बिटवीन। बट हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि जो पहले कंसेप्ट लग रहा था, जब मिनिमम ड्रिफ्ट का फंडा जब लगता था, हम क्या करते थे कि अगर मान के चलिए बी पॉइंट जो है एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस पॉइंट था, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बैंक और ऑन द अपोजिट बैंक, तब हम क्या करते थे कि हमारी जो नेट वेलोसिटी जो थी, वी मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन, वो बस ए से बी के अलोंग हम करते थे जब भी अपोजिट पॉइंट साइड पे था।
अब इसके केस में भी हमें जब ए से बी आप ऐसे जा रहे हैं जहां पे बी इज नॉट एग्जैक्टली द अपोजिट पॉइंट, तब भी वही फंडा लगाना है। बस ये होगा यहाँ पे कि वी आर का भी एक कंपोनेंट आ जाएगा, यहाँ पे वी आर का कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग ए बी, जो पहले नहीं होता था मिनिमम ड्रिफ्ट वाले क्वेश्चंस में। ए से बी के अलोंग वेलोसिटी ऑफ रिवर का कंपोनेंट नहीं आता था, तो यहाँ पे आ गया। फंडामेंटल्स बहुत ही सिंपल से वेक्टर्स के फंडामेंटल्स थे, लेकिन एप्लीकेशन थोड़ा टफ था। कोई दिक्कत नहीं यार, क्या डरना, क्यों डरना, क्लियर है? इजी, वेरी वेरी इजी, और मे बी नॉट वेरी वेरी इजी बट इजी। ओके कूल। कंसेप्ट ऑफ मिनिमम ड्रिफ्ट को भी हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप, हम जब कहते थे कि हमें मिनिमम ड्रिफ्ट कराना है, एज इन हम बोलते थे कि अरे हम अपने भाई को ऐसे तैराएंगे, थोड़ा सा एक कंपोनेंट दे देंगे जो वी आर के मतलब एज इन वेलोसिटी ऑफ रिवर को कैंसिल आउट कर देगा एंड फिर वो आगे बह जाएगा। एज इन हम वी एम विद रिस्पेक्ट टू आर को कुछ ऐसे रखते थे एंड फिर वी आर कुछ इस तरह से आ जाता था, ठीक है। विच इज वाई वेलोसिटी ऑफ मैन जो थी वो कुछ ऐसे आ जाती थी इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बट यहाँ पे आप एक बात समझिए, जब ये हो रहा था तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर always had, or magnitude of velocity of river always had to be less than the velocity of man with respect to the river। समझिए क्यों ऐसा हो रहा है? velocity of river का magnitude has to be less than velocity of man with respect to river। अब इसके कंसेप्ट्स भी यार वेक्टर का बेसिकली वेक्टर सम वाला जो फंडा है उसी से आ जाता है। अगर मान के चलिए कि अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा होगी, सो देयर इज लिटरली नो वे फॉर अस टू मेक श्योर कि हम वेलोसिटी ऑफ रिवर को कैंसिल आउट कर पाए। ऐसे हम वी आर को हम कैंसिल आउट कर ही नहीं पाएंगे ना, अगर हम एकदम हॉरिजॉन्टली अपोजिट डायरेक्शन में भी, हॉरिजॉन्टली अपोजिट मतलब क्या कह रहा हूं यार मैं, मतलब हम रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में भी हम तैरेंगे, तब भी हम वी आर के कंपोनेंट को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। विच इज वाई जीरो ड्रिफ्ट का फंडा हो ही नहीं सकता जब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? थोड़ा सा गुमराह हो गया। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। फॉर जीरो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ रिवर हैड टू बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा यार? तब हम जीरो ड्रिफ्ट की बात तो करेंगे ही नहीं, तब हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं एट बेस्ट। ठीक है, तो वही है कंसेप्ट ऑफ मिनिमम ड्रिफ्ट। ठीक है, when river velocity is more than the swimmer's velocity with respect to river, there is just no way for us for the swimmer to reach the opposite side without drift. So यहाँ पे हम मिनिमम ड्रिफ्ट का फंडा लगाते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो समझते हैं हम बात को। ठीक है, तो हमें ड्रिफ्ट मिनिमाइज करनी है। तो ड्रिफ्ट मिनिमाइज करने का क्या फंडा है जी? हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हम अगर ऐसे जा रहे हैं, मान के चलिए कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, एंड हम समहाउ हम इस जो है हमें ये x वाला जो फैक्टर है, हमारा जो x वाला फैक्टर है, हम समहाउ इसको मिनिमाइज करते हैं। तो कैसे करते हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन है। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर अस। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर अस। वी हैव टू मिनिमाइज x हियर। देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं। लेट्स से दैट Vm with respect to R makes some angle, I don't know, alpha, like this. ठीक है, opposite to river flow, इस तरह से कर रहा है वो। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। Alright, अब आप देखिएगा, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका कंपोनेंट, इसका नेट कंपोनेंट along the river flow कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं हम लोग यार। वेलोसिटी ऑफ मैन का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा? मैं जहां पे ये डायरेक्शन को x मान रहा हूं एंड ये डायरेक्शन को y मान रहा हूं। रिवर के फ्लो के अलोंग वाली x डायरेक्शन, रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर वाली को y डायरेक्शन, ऐसे मैंने मान लिया है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको हम vm बोलते आ रहे हैं अभी तक, उसका x कंपोनेंट हम कैसे बताएंगे? अरे आसान है, बहुत ही आसान है भैया। कैसे बोलेंगे बताइए? ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए? हमें नहीं पता कि ये एंगल कितना है, तो मान बोल देते कि यार लेट्स से दैट ये जो है पॉइंट जहां पे हम पहुंचते हैं मिनिमम ड्रिफ्ट करके, दैट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा। ये जो एंगल है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का,
ये जो एंगल बनाता है विथ वाई डायरेक्शन वो है थीटा बोल दीजिए, ठीक है। तो वी एम एक्स को हम कैसे लिखेंगे बताइए? वी एम आर आएगा नहीं, वी आर का साइन थीटा। क्यों आ रहा है, समझ आ रहा है नहीं बताइए? ये अगर थीटा है, एक मिनट थोड़ा सा हम आराम से देख रहे हैं, ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, समझ आ रहा है आपको? एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वी आर है, तो दैट मींस वी आर का कंपोनेंट है लॉन्ग एक्स तो वी आर ही रहेगा। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, इतना मैं कंफ्यूज हो गया ना, तो फोकस जा रहा है यार मेरा, यार रियली सॉरी। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। हम एक्स के अलोंग हम देख रहे हैं वी एम का कंपोनेंट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का कंपोनेंट। सो हम बोलेंगे वी एम आर वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर। तो अब जब वेक्टर्स में बात करें तो उससे अच्छा हम बोलेंगे वी एम आर का एक्स कंपोनेंट प्लस वी आर का एक्स कंपोनेंट, एंड वी आर का एक्स कंपोनेंट इज नथिंग बट वी आर ओनली, वी आर ही रहेगा। क्यों रहेगा भैया जी? क्योंकि वी आर तो एक्स के अलोंग ही है ना यार, तो दैट्स व्हाई मैं इसको बोल दूंगा वी एम का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा वी आर माइनस वी एम आर का एक्स कंपोनेंट, दैट इज वी एम आर कॉस अल्फा। समझ आ रहे हैं? सो ये हो गया वी एम एक्स का वी एम का एक्स कंपोनेंट। यार सॉरी यार मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ बिकॉज यार दिस पेंटाइल इज ग्लिचिंग एवरी नाउ एंड देन, उस वजह से डिस्ट्रैक्शन है। आई एम रियली सॉरी। आपको कट्स भी दिख रहे होंगे इस वीडियो में, बट क्या करूं यार, आई एम लाइक आई नीड टू गेट अ स्क्रीन, आई रियली नीड टू गेट अ स्क्रीन। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। वी एम एक्स दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा वी आर माइनस वी एम आर कॉस अल्फा। वी आर हमें दे दिया गया होगा, वी एम आर भी हमें दे दिया गया होगा, एंड अल्फा हमें नहीं पता, हमें अल्फा नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा, हमें देख लेंगे हम कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ऑल राइट। एंड जब हम बोलेंगे कि हमें along दिस परपेंडिकुलर दैट इज along y एक्सिस हमें निकालना है कंपोनेंट, तो हम कैसे निकालेंगे भैया? अरे वो तो आसान है, vm का y कंपोनेंट ये तो सिंपली हो जाएगा vm विथ रेस्पेक्ट टू r साइन अल्फा। क्लियर है भैया? बहुत ही क्लियर है ये, ओके। अब यहाँ पे एक एजम्पशन ये है, एक एजम्पशन ये होगा यहाँ पे कि अगर the distance or the width of this river is L, so the time taken to cross the river कितना हो जाएगा? L upon this y component of velocity of man। समझ आया आपको? time to cross river simply हो जाएगा L upon vm y। समझ आ गया क्यों? बस y के अलोंग ही तो देखेंगे यार हम लोग यार, जब हम रिवर, ठीक है a से b वो जा रहा है, a से b वो जा रहा है, लेकिन अगर हमें ये लेंथ l दिया गया होगा तो y के अलोंग वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो दिस y डिस्टेंस दैट इज l अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन का y कंपोनेंट, तो l अपॉन vmy हो जाएगा टाइम टू क्रॉस रिवर, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब vmy क्या है दे रखा है हमारे पास? vmr sin अल्फा दे रखा है, तो l अपॉन vmr sin अल्फा, ये हो गया टाइम टू क्रॉस रिवर। सही बात है, ओके कूल। अब आप मुझे बात बताइए कि हमारे पास टाइम टू क्रॉस रिवर आ चुका है, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट है, तो हम एक्स एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भैया, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट टाइम्स टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। डज इट मेक सेंस और नॉट? आप देखेंगे अगर एक्स के अलोंग इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम? टाइम टेकन, कितना टाइम वो पानी में था, टाइम्स एक्स कंपोनेंट ऑफ मास वेलोसिटी। सिंपल है यार, हम बोल देंगे x इज इक्वल टू vmx टाइम्स टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, राइट। तो ये हो जाएगा vmx टाइम्स ऑफ टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, जिसको मैं t बोल देता हूँ यार, पूरा ये टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर ऐसे बोलने से अच्छा है ऐसे t लिख दो, खत्म बात, ओके। तो ये x क्या हो जाएगा यार? vr माइनस vmr cos अल्फा टाइम्स ऑफ l अपॉन vmr sin अल्फा। अब आप बताइए हमें क्या करना है? हमें अल्फा इज अ वेरिएबल, राइट, एंड उससे x चेंज हो रहा है, हमें
dx by d अल्फा को जीरो कर देना, और dx by d अल्फा को हमें जीरो कर देना है टू ऑब्टेन मैक्सिमा, और सॉरी टू ऑब्टेन मिनिमा। और गेटिंग माय पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमा में हम क्या करते थे, उसका डेरिवेटिव जीरो ले लेते थे और हम कहते थे कि यार जिस पॉइंट पे आता है, जिस अल्फा वैल्यू पे हमारा डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, सो दैट इज द पॉइंट जहां पे मैक्सिमा या मिनिमम मिल सकता है। यहाँ पे हमें पता है मिनिमम मिल रहा है, हम कर देंगे यार, कर दो फटाफट कर दो इसको। सो टू ऑब्टेन x minimum, dx by d अल्फा हो जाएगा जीरो। क्लियर है? अब यार इसको करना कैसा है, इसको करने के अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं। तो मैं एक सिंपल सा अप्रोच यूज करूंगा, मतलब मुझे ज्यादा मगजमारी पसंद नहीं है, तो मैं सिंपली बाहर निकाल दूंगा L अपॉन वी एम आर। ठीक है, इसको मैं बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये है कांस्टेंट एक तरह से। ठीक है, वी आर माइनस वी एम आर कॉस अल्फा एक हो गया, टाइम्स ऑफ ये क्या है, कोसेक अल्फा। ठीक है, 1 अपॉन साइन अल्फा कोसेक अल्फा। अब एल अपॉन वी एम आर तो बाहर आ चुका है ना यार, अब इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। वी आर माइनस वी एम आर कॉस अल्फा टाइम्स कोसेक अल्फा का डेरिवेटिव ले लेना हमें। अब ये एल अपॉन वी एम आर इज इररिलेवेंट बिकॉज़ दिस इज अ कांस्टेंट, सो बेसिकली अब इसका डेरिवेटिव ले लो यार, डी बाय डी अल्फा ऑफ वी आर माइनस वी एम आर कॉस अल्फा टाइम्स ऑफ कोसेक अल्फा। हो जा रहा है ना या नहीं? ओके कूल, इज इक्वल टू जीरो करना है, एंड जिस अल्फा वैल्यू पे आ जाएगा जीरो वही है हमारा एंगल एट विच वी कैन ऑब्टेन मिनिमम ड्रिफ्ट। ओके, करना है क्या स्क्वायर, या आप कर लोगे सॉल्व? चलो कर ही देते, कोई दिक्कत नहीं, मुश्किल नहीं है ना। यहाँ से अब देखिए, वी आर कोसेक अल्फा माइनस वी एम आर कॉस अल्फा टाइम्स कोसेक अल्फा। कर दो यार इसको, अंदर की चीजों को सॉल्व कर दो यार फटाफट। डी बाई डी अल्फा, भैया अंदर क्या है, वी आर टाइम्स कोसेक अल्फा, तो ये पहले लिख दो वी आर कोसेक अल्फा माइनस वी एम आर कॉस अल्फा टाइम्स कोसेक अल्फा। ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा टाइम्स कोसेक अल्फा हो जाएगा कॉट अल्फा। आई होप यू नो दैट, राइट? ये हो जाएगा कॉट अल्फा इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास है क्या एक और स्लाइड? अरे यार एक मिनट, एक काम करते हैं, एक और एक स्लाइड बोरो करनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके कूल। अब बताइए कोसेक अल्फा का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसेक अल्फा का होता है माइनस कोसेक अल्फा कॉट अल्फा। सो बेसिकली ये हो जाएगा माइनस वी आर टाइम्स ऑफ कोसेक अल्फा कॉट अल्फा। पहले वाले टर्म का डी बाई डी अल्फा ऑफ वी आर कोसेक अल्फा हो जाएगा माइनस वी आर कोसेक अल्फा कॉट अल्फा। कूल, ओके कूल। अब वी एम आर कॉट अल्फा का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, वी एम आर माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा, बट यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये फिर हो जाएगा सिंपली प्लस। तो ये प्लस वी एम आर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर अल्फा। इसको हमें जीरो कर देना है, इसको हमें जीरो कर देना है। तो आप एक देखिए कोसेक अल्फा यहां से कट हो जाएगा, यहां से कट हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है वो कुछ इस तरह से दिखेगी, वी एम आर कोसेक अल्फा इज इक्वल टू वी आर कॉट अल्फा। तो कोसेक अल्फा है 1 बाय साइन अल्फा, कॉट अल्फा है क्या, कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। तो बेसिकली हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाती है, वी एम आर इज इक्वल टू वी आर कॉस अल्फा। एज इन जब कॉस अल्फा की वैल्यू वी एम आर अपॉन वी आर आ जाती है तब मिलेगा हमें मिनिमम ड्रिफ्ट। समझ आ गया? समझ आया या नहीं आया बताइए? यहां से लिख सकते हैं दैट मीन्स minimum drift is obtained when alpha, and alpha क्या है, the angle that we make, that the man makes opposite to the river flow का direction। मतलब ये अपना हाथ पैर जो मार रहा है यहाँ पे वो opposite to the river flow, ये है एंगल अल्फा, not this angle right here, this angle। समझ आया आपको? okay, cool। then alpha is equal to cos inverse of VMR अपॉन VR। एंड आप देखिए कितना अच्छे से खूबसूरती से एक चीज दूसरे से हम समझ सकते हैं यहाँ पे।
अब हमने इस केस में क्या बोला था, ये ऐसा केस है जहां पे VMR इज लेस देन VR, इज लेस देन VR। तो इस वजह से ये तो अच्छे से बैठ गया, VMR लेस देन VR, तभी तो अल्फा हमारा एंगल आ सकता है, राइट। लेकिन जब VMR इज ग्रेटर देन VR, तब ये इक्वेशन का सेंस ही नहीं बनता, तब ये इक्वेशन का सेंस बनता ही नहीं है। तब हमारा जीरो ड्रिफ्ट डायरेक्टली हम ला सकते हैं, मतलब मिनिमम ड्रिफ्ट का फंडा नहीं, तब जीरो ड्रिफ्ट का ही फंडा आ जाएगा। ये तब होता है जब when VMR is less than, यार ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज हो गया, मैं कैसे सॉल्व करूं यार, बार बार थक गया हूं मैं इतने एडिट मार मार के। एनीवे ये वाला कब लगेगा मिनिमम ड्रिफ्ट का फंडा, when VMR, that is velocity of man with respect to river, is less than velocity of river. Very 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 important condition, very very important condition. ओके समझ आ गया। ये मिनिमम ड्रिफ्ट का फंडा कब आता है, जब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर, एंड जब वो नहीं होता, जब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज मोर देन ये, तब ये जीरो ड्रिफ्ट का फंडा आ जाता है, तब ये जीरो ड्रिफ्ट का फंडा आ जाता है। समझ आ गया आपको, कूल है ये, कूल है। ये जब ये फंडा हो रहा है, ये मिनिमम ड्रिफ्ट का फंडा है, ये जीरो ड्रिफ्ट का फंडा है। मैंने अंदर बॉक्स के अंदर, बॉक्स नहीं बबल के अंदर जो बना है, ये जीरो ड्रिफ्ट का फंडा है जब VR इज लेस देन VMR। लेकिन ये जो फंडे हो रहे हैं, ये जो फंडे हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है जब VR इज ग्रेटर देन VMR। कूल, वेरी वेरी कूल, ओके कूल। एक और एडवांस का क्वेश्चन कर लेते हैं यार हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन ना काफी इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि ना वैसे देखा है तो क्लिक होता नहीं है काफी सारे लोगों को, लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच का अगर फंडा क्लियर है ना, तो भैया हो जाएगा क्लियर। ओके मतलब यू नीड प्रैक्टिस फॉर क्वेश्चंस लाइक दीज। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सिंपल एज इन मैथमेटिकली इंटेंस नहीं है, कंसेप्चुअली इंटेंस है। पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि है क्या। रॉकेट मूव्स हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड और विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी u at a height h. A guided missile is fired vertically with a speed v when the rocket passes above it. Assuming that the missile always aims at the rocket with the constant speed v, find the time after which the missile strikes the rocket. ठीक है, बता देता हूं आपको क्या हो रहा है एग्जैक्टली। हमारे पास एक ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, लेट्स से दिस इज ग्राउंड। हमारे पास एक रॉकेट है जो ऐसे हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, ठीक है, इस तरह का हमारे पास रॉकेट है, ऐसे ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ये दिस इज द पाथ ऑफ दिस रॉकेट, ठीक है, रॉकेट। ओके, अब इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी u है एंड इट इज एट अ हाइट h, इट इज एट अ हाइट ऑफ h। कूल, ओके परफेक्ट। अब एक गाइडेड मिसाइल का फंडा ये होता है ना कि वो हमेशा तुम्हें टेल करती है। आपने मूवीज में देखा है, नहीं पता नहीं, आपने आयरन मैन मूवी देखी है क्या? आयरन मैन में आपने देखा होगा कि यूएस एयरफोर्स आयरन मैन पे मिसाइल छोड़ती है, तो वो घूम भी फिर भी रहा है ना, घूम फिर भी रहा है, तो भी मिसाइल उसके पीछे पीछे जा रही है, गाइडेड मिसाइल है, वो टेल कर रही है उसको, ठीक है। अगर आयरन मैन ने देखी तो अपने पार्टनर मूवी देखी है, उसमें वो गो बेबी गो बोलता है तो सलमान खान के पीछे ही पड़ जाता है, मतलब वो डॉज करने की कोशिश कर रहा है इतना सलमान खान उस मिसाइल को, लेकिन वो डॉज कर ही नहीं पाता बिकॉज वो साउंड को फॉलो करता है। अगर ये घूमा तो अपना मिसाइल भी घूमता है, रॉकेट घूमा तो मिसाइल भी घूमेगा ये, ठीक है। बेसिकली टेल कर रहा है वो। इसका मतलब ये है ना कि अगर मान के चलिए इनिशियली इन्होंने क्या दिया है कि मिसाइल हम ऐसे लॉन्च करें, जब वो जस्ट एकदम ऊपर है रॉकेट, ठीक है, जस्ट रॉकेट हमारे ऊपर है तो हम मिसाइल को लॉन्च करें, वो रॉकेट की तरफ देख रहा है। रॉकेट जब थोड़ा और आगे चला जाए, इस तरह से रॉकेट और थोड़ा आगे गया, तब मिसाइल भी अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देगी इस तरह से, मतलब इट इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द रॉकेट, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग फंडा है ये, ओके ऑलराइट। लेकिन कंसेप्चुअली समझ में आए ना तो थोड़ा सा लग सकता है भाई हो क्या रहा है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा हमको बबुआ। तो मैं काम करूंगा, एक रैंडम टाइम टी पे लेट्स से दैट द मिसाइल का वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, समझ आया। एट टाइम t वेलोसिटी ऑफ मिसाइल, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मिसाइल मेक्स, ये vm का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मिसाइल, वेलोसिटी ऑफ मैन नहीं, यहाँ पे मैन का कोई फंडा नहीं लगता है, m आने मिसाइल, ठीक है, मेक्स एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल,
ओके कूल। एंड हमारे पास ये भी दे रखा है यहाँ पे कि रॉकेट का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो है कांस्टेंट, दैट इज u। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे ये है मिसाइल, ये है रॉकेट, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा बताइए? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? अलोंग दिस लाइन वेलोसिटी ऑफ मिसाइल तो वही है v, v है ना, हाँ v देख सकते हो आप, v। लेकिन अवे फ्रॉम दिस लाइन और अवे फ्रॉम मिसाइल अलोंग दिस लाइन रॉकेट का क्या होगा? इट विल बी u cos थीटा, बिकॉज दिस एंगल थीटा यहाँ पे है ना, ये थीटा, तो ये भी थीटा ही होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये देखिए मिसाइल मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, एंड ये एंगल जो है फिर अगेन रॉकेट की वेलोसिटी की डायरेक्शन से भी थीटा ही बनेगा, बिकॉज रॉकेट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, तो ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो जाएगा। समझ आएगा? सो दैट मींस the component of rocket velocity along this line will be u cos theta. So that means velocity of approach क्या हो जाएगा मेरे भाई? It will be equal to, ये velocity of missile क्या है भाई? It is v. This is v. समझ आएगा आपको? So ये velocity of approach हो जाएगा v minus u cos थीटा। समझ आ गया आपको? कूल, परफेक्टली कूल। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, कि अगर हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के फंडा से जाते हैं, हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के फंडे से जाते हैं, तो v माइनस यू कॉस थीटा, फिर थीटा इज वैरिंग विद टाइम, हमें नहीं पता कैसे टाइम के साथ वैरी कर रहा है, बट अगर मैं करता हूं v माइनस यू कॉस थीटा टाइम्स dt का इंटीग्रल फ्रॉम 0 to capital T, where capital T is the time after which missile and rocket intersect, or like when missile hits rocket. ठीक है, स्टेप वाइज जाते हैं, मैं बताता हूं। ठीक है, let capital T be time taken to hit rocket and taken by missile to hit rocket. ओके, सो अब यहां पे समझिए कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के फंडे से हम कैसे जाएंगे, समझिए इस बात को। ठीक है, यहां से मैं जा रहा हूं इस तरफ, इस तरह से। बहुत सारे कलर्स यूज कर दिए मैंने ऑलरेडी, इसी स्लाइड पे मैंने 5 कलर्स यूज कर दिए मैंने। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? v माइनस u cos थीटा, वेयर थीटा इज वैरिंग विद टाइम, तो v माइनस u cos थीटा टाइम्स dt, T is varying, मतलब T is varying क्या क्या मतलब कह रहा हूं यार मैं, T is a variable, time is a variable, theta is also variable। ठीक है, हमें नहीं पता थीटा और T के बीच में कैसा रिलेशन है, लेकिन हम ये कह देते हैं कि T goes from 0 to capital T, राइट? समझ आ गया आपको ये क्या कह रहा हूं मैं? यहां से बताइए क्या कह रहा हूं मैं आपको? This will be the distance covered, this will be the क्या होता है separation कवर्ड बेसिकली, कि पहले सेपरेशन था h, इस पॉइंट पे सेपरेशन था h, फिर बाद में जब इंटरसेप्ट करेंगे तब सेपरेशन कितना हुआ? इट विल बी 0। सो h से 0 जा रहा है वो, दैट इज व्हाट वी आर इंप्लाइंग ओवर हियर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट मींस v minus u cos theta dt का इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t विल बी इक्वल टू व्हाट? विल बी इक्वल टू h। समझ आया या नहीं आया? समझिए बात को, आराम से समझिए। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है v माइनस यू cos थीटा, मतलब हम डिस्टेंस कितना कम करते हैं बिटवीन मिसाइल एंड रॉकेट वो दर्शाता है v माइनस यू cos थीटा। एंड रिमेंबर दिस, थीटा इज वैरिंग, दैट्स व्हाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज आल्सो वैरिंग विद टाइम। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, v माइनस यू cos थीटा dt इंटीग्रल 0 से कैपिटल T, where T capital T is the time taken to hit rocket. So इंटीग्रल v माइनस यू cos थीटा dt from 0 to t हो जाएगा h, क्योंकि वो हमने कवर किया है डिस्टेंस। पहले सेपरेशन बिटवीन मिसाइल एंड रॉकेट वाज h, यहां से यहां पे एट टाइम t इज इक्वल टू 0, बट जब वो हिट करते हैं तब टाइम t हो गया, लेकिन सेपरेशन उनके बीच का हो गया 0। सो दैट्स व्हाई ये इस तरह से हो गया है। समझ आया? यहां तक समझ आया या नहीं बताइए? ओके कूल। अब मैं क्या करूंगा, इसको तोड़ के लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं तोड़ के लिखूंगा, ये v dt, इंटीग्रल v dt वैरिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल T माइनस ये क्या है? इंटीग्रल u cos theta dt varying from 0 to t will be equal to h। क्लियर है? ये बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए v is a constant,
देखिए यहाँ पे दे रखा है कि कांस्टेंट स्पीड v, तो v है कांस्टेंट, तो इसको बाहर ले आओ यार, तो इंटीग्रल dt क्या हो जाएगा फ्रॉम 0 टू t, सिंपली कैपिटल T, तो ये हो जाएगा v कैपिटल T, समझ आ गया, माइनस अब ये इंटीग्रल u cos थीटा dt, अब ये कैसे करेंगे भैया जी, ये थोड़ा सा टफ है टफ, ये आसान है मैं नहीं कह रहा हूं मैं, ये कंसेप्चुअली टफ है, मैथमेटिकली टफ नहीं है। अब इसका कंसेप्ट समझिए, u cos थीटा dt हम कैसे निकालना है, ओके। अब एक बात समझिए आप कि अब रॉकेट जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बताइए आप, अगर मैं जब ये u cos थीटा कहता हूं, इसको ऐसे मत समझिए आप सबसे बेस्ट अप्रोच बताइए आप, रॉकेट जो डिस्टेंस कवर करता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो हम कैसे दर्शाएंगे, हम बोलेंगे इट इज इक्वल टू u टाइम्स t, लेकिन कवर करेगा हम वो कैसे दर्शाएंगे, v cos थीटा dt का इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t, डज इट मेक सेंस और नॉट, थिंक इट ओवर अगेन, सॉरी अब आप ऐसे समझिए कि अगेन मैं एक काम करता हूं, ऐसे देखिए आप, रॉकेट यहां से यहां तक आ गया, चलो मान के चलिए कि रॉकेट यहां से यहां तक आ गया है, सपोज रॉकेट यहां से यहां तक आ गया, और मिसाइल भी यहां पे इससे टकरा गई है, मिसाइल जो है यहां पे टकरा गई है, एट टाइम क्या था, एट टाइम कैपिटल T। अब आप देखेंगे यहां पे रॉकेट ने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है और मिसाइल ने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो दोनों सेम है, सो दैट मींस मैं यहां पे लिख सकता हूं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय रॉकेट एंड मिसाइल सेम है, दोनों का सेम है, horizontal distances by rocket and missile are same, so that means अब horizontal distance by rocket कितना हो जाएगा, देखिए रॉकेट का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है एंड हॉरिजॉन्टल ही है, so that means horizontal by distance by रॉकेट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको मैं बोल दूंगा ऐसे h, तो ये क्या हो जाएगा u टाइम्स कैपिटल T, u is the velocity of rocket is equal to ut, ठीक है, कूल। अब इसके बाद आप बताइए, अब मिसाइल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्सप्रेस करना है हमें इन टाइम कैपिटल T, हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अरे सिंपली आप देखिए v का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है एट एनी टाइम t व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा v cos थीटा, राइट, परफेक्टली राइट, तो इस वजह से मैं लिख दूंगा इसे v cos थीटा dt इंटीग्रल 0 टू कैपिटल T, समझ आ गया, v cos थीटा dt दैट इज जो इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस जो कवर किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एट सम टाइम dt, एंड उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से t, तो ये फिर इस तरह से आ जाएगा, एंड हमें दे रखा है कि ये और ये सेम है, तो अब ये सेम है वो दर्शा दो इसमें, तो ut इज इक्वल टू इंटीग्रल v cos थीटा dt from 0 to capital T, 0 to capital T, ओके। अब आप v देखिए, अगेन मैं कह रहा हूं कि v तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ला सकते हैं, बाहर लाके हम लेफ्ट साइड में भी ला सकते हैं, so, इसको मैं लिख दे रहा हूं ut अपॉन v इज इक्वल टू इंटीग्रल cos थीटा dt फ्रॉम 0 टू t, अरे वाह वाह वाह, अब देखिए आप यहां पे इंटीग्रल u cos थीटा dt था, अब मैं ये जो है u को बाहर लिख देता हूं, मैं इस तरह से मैं बाहर लिख रहा हूं, मैं u तो कांस्टेंट है, u कांस्टेंट, तो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इंटीग्रल cos थीटा dt फ्रॉम 0 टू t, यहां पे भी इंटीग्रल cos थीटा dt 0 टू t, तो हम ये इसमें वैल्यू डाल देंगे एंड अपना आंसर ला देंगे फटाफट से, समझ आया आपको क्या करना है, इसको यूज करेंगे एंड इसको भी यूज करेंगे, तो लिख देंगे vt माइनस ऑफ u, अब ये क्या इंटीग्रल cos थीटा dt 0 टू t, ये ut बाय v है, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए ut बाय v, ये क्या हो जाएगा बताइए, इट इज इक्वल टू h, इन दो इक्वेशंस को हमने क्लब किया, ये और ये, जो ब्लू में जो ये है और जो ग्रीन में है ये है, इन दोनों को क्लब करके मैंने ये लिख दिया है, तो इसको क्या हो जाएगा बताइए, इसको ये ले जाइए इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर
अपॉन वी टाइम्स टी हो गया है h के बराबर, एंड दैट्स व्हाई टाइम टेकन हो जाएगा एच वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड दैट राइट हियर इज आवर फाइनल आंसर। करेक्ट, एकदम सही निकाला हमने आंसर। समझ आया आपको? मतलब हमने यार देखिए कैलकुलस हमने नहीं करा, हमने इनडायरेक्ट मेथड्स यूज करे। हमने सबसे पहले बोला कि मिसाइल तो अपना डायरेक्शन चेंज करे भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बोल देंगे कि एट सम रैंडम टाइम स्मॉल टी, इट इज रैंडम, हम बोल देंगे द एंगल दैट द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ मिसाइल मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा। ठीक है, तो उससे हमने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का जो फंडा हमने निकाल लिया, v माइनस यू cos थीटा एट सम टाइम t वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल टू v माइनस यू cos थीटा। ठीक है, एंड हम जब इंटीग्रेट करेंगे v माइनस यू cos थीटा dt फ्रॉम 0 टू कैपिटल T, वेयर कैपिटल T इज द टाइम टेकन फॉर द मिसाइल टू हिट द रॉकेट। तो हम बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि मिसाइल एंड रॉकेट के बीच की दूरी हमने खत्म कर दी है, दैट इज वो हो चुका है h। पहले दूरी थी h, बाद में होगी 0, तो दैट मींस इंटीग्रल v माइनस यू cos थीटा dt फ्रॉम 0 टू t विल बी इक्वल टू h। ये हमने निकाल दिया। ओके, फिर हमने इसको तोड़ दिया और लिख दिया v माइनस यू cos थीटा ब्रैकेट में था तो उससे उससे अच्छा हमने लिख दिया v dt माइनस यू cos थीटा dt। इस तरह से अलग अलग लिख के हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो v कांस्टेंट है तो v को बाहर ले लिया, तो इंटीग्रल dt सिंपली हो गया कैपिटल T। एंड यहाँ पे हम अड़क चुके थे, थोड़ी सी अड़चन आ गई थी हमारी यहाँ पे। इंटीग्रल cos थीटा dt को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे बिकॉज थीटा एंड t के बीच का हमें रिलेशन नहीं पता था। लेकिन फिर हम बाद में हमने एनालाइज किया और समझा कि रॉकेट जब कोलाइड करता है मिसाइल से, तब रॉकेट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और मिसाइल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो सेम होना चाहिए। कवर किया गया, क्योंकि अगर मिसाइल का ज्यादा होगा तो मिसाइल आगे निकल जाएगी, रॉकेट का ज्यादा होगा तो मिसाइल पीछे रह जाएगी। सो उन दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो सेम होना जरूरी है बॉस, जब वो हिट कर रहे एक दूसरे को। ओके, सो दैट मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय रॉकेट एंड मिसाइल व्हेन दे हिट ईच अदर एट टाइम t, ऐसे भी लिख देता हूं मैं, व्हेन दे हिट बताया आपको। जब वो दोनों एक दूसरे को हिट करते हैं तब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितने कवर करते हैं वो एक दूसरे के साथ वो सेम हो जाएगा। समझ आ गया आपको? ठीक है, आर सेम। सो दैट मींस रॉकेट ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, ये कैसे निकालेंगे? हमारे पास अगर टाइम t दिया गया हो तो हम सिंपली बोल देंगे u टाइम्स कैपिटल T, क्योंकि रॉकेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, तो ये सिंपली u टाइम्स कैपिटल T हो जाएगा। लेकिन मिसाइल का तो चेंज हो रहा है मेरे भाई, वो कैसा है विद टाइम t, एट एनी टाइम t इट इज v cos थीटा, तो मैं सिंपली v cos थीटा dt का इंटीग्रल कर दूंगा फ्रॉम 0 टू t, एंड फिर मैं ut और इंटीग्रल v cos थीटा dt को इक्वेट कर दूंगा। इसको और इसको इक्वेट कर दिया तो इससे इंटीग्रल cos थीटा dt आ गया, तो हमने इसमें ये डाल दिया, फिर इससे ये पूरा सॉल्व हो गया, हमारा टाइम टेकन बाय द मिसाइल टू हिट रॉकेट आ गया फटाफट। इजी? नॉट इजी, डेफिनेटली इट्स नॉट इजी। या एडवांस का क्वेश्चन है भाई, एडवांस का क्वेश्चन तो आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी इजी, लेकिन इंटरेस्टिंग, इट वाज चैलेंजिंग एंड इट वाज डेफिनेटली फन। ओके, समझ आ गया? परफेक्ट। अब यार IIT JEE 1984, अरे भाई साहब इतना पुराना है कि शायद आप में से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स भी इस टाइम पे नहीं जन्मे होंगे, इतना पुराना क्वेश्चन है ये। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। ओके, 4 persons K, L, M, N are initially at the 4 corners of a square of side D. बना दो, स्क्वायर बना दो। ओके, कूल। अरे वाह भाई, इतना अच्छा स्क्वायर कैसे बन गया मेरे से? वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड विथ माई सेल्फ। ठीक है, कूल। K, L, M, N स्क्वायर के साइड्स में, ठीक है, एंड स्क्वायर का साइड है D, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे, सॉरी। Each person now moves with a uniform speed v in such a way that K moves towards L directly. K moves towards L. L directly towards M. M directly towards N. And N directly towards K. अरे भाई, ये तो वही चेजिंग वाला क्वेश्चन है जो हमने पहले भी करा था, ट्रायंगल वाला, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला करा था ना हमने, उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, उसी टाइप का क्वेश्चन है। मतलब क्या होगा बेसिकली कि इसका जो ट्रैजेक्टरी होगा ना, मतलब ये थोड़ा सा पास आएगा, फिर मतलब अंदर की तरफ आएगा ना ये, बिकॉज देखिए L थोड़ा आगे जाएगा तो उस वजह से K भी जो है, K का झुकाव थोड़ा नीचे की तरफ हो जाएगा, राइट। फिर अब K नीचे झुक गया है तो N भी थोड़ा सा राइटवर्ड झुकेगा, फिर अगर N राइटवर्ड झुका है तो M ऊपर की तरफ झुकेगा, एंड अगर M ऊपर की तरफ झुका है तो L लेफ्टवर्ड झुकेगा। मतलब बेसिकली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हाँ, चेन इफेक्ट, ये अंदर की तरफ जाएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, और ये अंदर की तरफ जाएगा। स्वस्तिक बन चुका है, वाह वाह वाह।
मतलब आप समझ रहे हो, ये इस तरह से हिट करेंगे एक दूसरे को। हमें नहीं पता ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये कितना है, ये कितना है, हमें नहीं पता, लेकिन हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के फंडे से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल फंडा है भाई। के और एल के बीच में जो फंडे हो रहे होंगे वही फंडे एल और एन के बीच में हो रहे होंगे, वही फंडा एम और एन के बीच में हो रहा होगा, एंड वही फंडा एन और के के बीच में भी हो रहा होगा। लर्न टू एक्सप्लॉइट द सिमेट्रीज इन द नेचर। ओके, सो अब आप बताइए मुझे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन एनी टू पॉइंट्स क्या होगा, और बिटवीन एनी टू पर्संस क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन एनी टू पर्संस क्या होगा? और देखिए के एल की तरफ जा रहा है, लेकिन एल का कंपोनेंट इस लाइन पे कोई है क्या? आप बताइए मुझे कि अब देखिए ये जो लाइन है के और एल को जोड़ने वाली जो लाइन है, और एल का जो वेलोसिटी है उसके बीच का एंगल 0 है, 90 डिग्री है। सो देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ एल का वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन। सो दैट मींस सिंपली जो के की वेलोसिटी है ना उतना ही कंपोनेंट आ जाता है। समझ आ गया? एंड दैट्स व्हाई हम सिंपली लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहां पे विल सिंपली बी इक्वल टू v। ट्रायंगल के केस में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में ऐसे नहीं हो रहा था। उस केस में क्या हो रहा था बताइए? v प्लस v 60 डिग्री आ रहा था। यहाँ पे भी v प्लस v cos 90 डिग्री आ रहा है, बट cos 90 0, तो सिंपली v बच गया यहाँ पे। समझ आ गया? तो दैट इज द फंडा हियर। ओके, एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन इनके बीच में है कितना? लेंथ ऑफ द साइड विच इज इक्वल टू d। सो टाइम टेकन, टाइम टू मीट, टाइम टू कोलाइड, टाइम टू मीट सिंपली हो जाएगा सेपरेशन विच इज इक्वल टू d अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विच इज इक्वल टू v। अरे भाई साहब, इतना आसान क्वेश्चन आईआईटी जेईई में, इतना आसान क्वेश्चन आ गया। अभी हमें आसान लगता है क्योंकि हमें चेजिंग का एक कंसेप्ट हमने बता दिया। इस क्वेश्चन को हमने कंसेप्ट की तरह ट्रीट किया है, इस वजह से हमें ये आसान लग रहा है। लेकिन कंसीडर इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सम स्टूडेंट जिसने ये एग्जाम पहली बार दिया था, ये क्वेश्चन ही पहली बार देखा था, भाई उसको तो समझ नहीं आ भाई ऐसे सिमेट्रिकल सिस्टम होता है तो हमें सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करना है वगैरह वगैरह, तो वो तो कंफ्यूज हो गया भाई। तो वैसे देखा जाए तो ये भी टफ क्वेश्चन में माना जाता है, लेकिन अब हमें पता है कि चेजिंग प्रॉब्लम्स में हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालते हैं, उनके बीच का सेपरेशन निकालते हैं, फिर सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करके टाइम टेकन टू मीट और टाइम टेकन टू कोलाइड निकाल लेते हैं। इतना आसान सा फंडा है। समझ आ गया आपको? कूल, बढ़ते हैं आगे। अब हमारे कितने क्वेश्चंस? 2 क्वेश्चंस बचे हमारे पास, 2 क्वेश्चंस। ओके, जे एडवांस 2023 का एक क्वेश्चन है। अ पर्सन ऑफ हाइट 1.6 मीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट ऑफ हाइट 4 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट पाथ ऑन अ फ्लैट ग्राउंड। ठीक है, देखिए ये है एक लैंप पोस्ट। ठीक है, दिस इज अ लैंप पोस्ट। ठीक है, इस लैंप पोस्ट के टिप पे हमारा है लैंप। ओके कूल। ओके, और ये है हमारा बंदा। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा बंदा जो चल रहा है, और इसकी हाइट है 1.6 मीटर। इसकी हाइट है 1.6 मीटर। कूल। द लैंप पोस्ट एंड पर्सन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, अपराइट ही खड़े रहेंगे, बेवड़ा नहीं है कि वो झुक जाएगा। ठीक है, कूल। इफ द स्पीड ऑफ द पर्सन इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, the speed of the tip of the person's shadow on the ground with respect to the person is what? ठीक है, अब आप ऐसे ना इस चीज को ऐसे समझिए कि ये जो बंदा है, this guy is moving with कितना स्पीड? 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो टिप है शैडो की, अब ये शैडो कैसे कास्ट होगी बताइए? शैडो कुछ इस तरह से कास्ट होगी। तो ये जो शैडो का टिप जो है ये कैसे मूव करेगा बताइए? ये हमें निकालना है, ये इसका मोशन हमें अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम निकालेंगे। अरे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये कैसे आता है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे आप यहाँ पे, ये है 1.6 मीटर, ये है 1.6, एंड लैंप पोस्ट की हाइट क्या दे रखी है? इसकी हाइट दे रखी है 4 मीटर, तो ये है 4। ठीक है, ओके कूल। ठीक है, अब आप इस टिप को बोल दीजिए टी। ठीक है, टिप को बोल दीजिए टी, एंड इस पॉइंट को जहां पे ये पर्सन खड़ा है उसको बोल दीजिए पी, एंड जिस पॉइंट पे अपना ये लैंप पोस्ट है उसको बोल दीजिए एल। ठीक है, अब पर्सन को इंडिकेट करने के लिए मैं पी पी डैश बोलूंगा, लैंप पोस्ट को इंडिकेट करने के लिए मैं एल एल डैश बोलूंगा। कूल। ओके, अब आप बताएंगे यहाँ पे ये टी पी पी डैश एंड टी एल एल डैश, दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। समझ आ रहा है ना ये सिमिलर ट्राइंगल्स क्यों है?
समझ आ गया ना ये कि कॉमन एंगल एक है, ये फिर ये एंगल सेम है और ये भी एंगल्स फिर सेम हो जाएंगे, तो सिमिलर मतलब सेम एंगल्स है, तो उस वजह से उस हिसाब से सिमिलैरिटी आ चुकी है ऑन ए टेस्ट। बहुत पुराना कंसेप्ट है ये, फिर भी मुझे पता है ए तीनों एंगल्स जब सेम हो जाते हैं तो ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। ठीक है, तो कूल। तो सिमिलैरिटी से हम कह सकते हैं कि TP अपॉन TL हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, बताइए क्या हो जाएगा? TP डैश अपॉन L डैश। सिमिलैरिटी टेस्ट है ये, कूल। ओके परफेक्ट। अब PP डैश क्या है? PP डैश इज इक्वल टू 1.6 एंड L डैश क्या है? 4। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ? 1.6 अपॉन 4 इज 16/40, तो 4/10, 2/5, दिस इज इक्वल टू 2/5। ओके, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि TP इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स TL। 2/5 क्या हो जाएगा? 0.4, तो ये हो जाएगा 0.4 टाइम्स TL। ओके, अब आप बताइए TP क्या है? TP इज द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? बिटवीन दिस टिप एंड पर्सन। बट ये हमें मजा नहीं आता है, ये मजा नहीं आता है, क्योंकि T जो है ना खुद वेरी कर रहा है ना, लेकिन जो L पॉइंट है वो फिक्स्ड है भाई। T जो है वो आगे जा रहा है विद पर्सन, तो उस वजह से इसमें मजे नहीं आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा? मैं TP की जगह पे मैं LP से इंडिकेट करूंगा। मैं समझ आ रहा है? मतलब व्हाट आई एम सिंपली ट्राइंग टू से इज कि अगर TP इज 0.4 टाइम्स TL, तो मैं बोल दूंगा कि LP इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स TL। समझ आया नहीं आया बताइए? LP प्लस PT इज इक्वल टू LT और TL, राइट? TL हो जाता है TP प्लस PL एंड हमारे पास है TP इज इक्वल टू 0.4 TL, तो जो PL जो बचा है और LP जो बचा है वो 0.6 TL ही होना पड़ेगा, बिकॉज 1 माइनस 0.4 TL विच इज इक्वल टू 0.6 TL। समझ आ गया या नहीं आया? ये हमने बोल दिया है कि दिस इज 0.4 टाइम्स ऑफ TL एंड ये पूरा है TL, तो बचा हुआ होना पड़ेगा 0.6 TL। समझ आया? अब समझ आ चुका होगा, कूल। सो अब हमने डिस्टेंस ऑफ लैम्प फ्रॉम पोस्ट इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ द टिप ऑफ द शैडो फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। ठीक है, अब ये इस तरह से आया रिलेशन, लेकिन अब इसको अगर मैं डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख दूं तो क्या हो जाएगा बताइए? P का डिस्टेंस फ्रॉम L इज चेंजिंग, एज इन LP इज चेंजिंग एंड LT इज आल्सो चेंजिंग, तो हम विद टाइम कैसे चेंज हो रहा है वो कैसे दर्शाएंगे? दोनों को डेरिवेटिव कर दो, दोनों का डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। दैट मींस d by dt, अबे यार एक मिनट, अगले पेज पे कर लूं क्या मैं? अरे यार मैंने स्पेस ही नहीं छोड़ी, कोई बात नहीं, एक स्लाइड उठा ही लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसको हटा देता हूं मैं, कूल। अब मैं LP इज इक्वल टू 0.6 TL का डेरिवेटिव ले लूंगा, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, so that means d by dt of LP is equal to हो जाएगा d by dt of 0.6 LT। समझ आ गया आपको? कूल। अब LP क्या है? LP is the distance between lamp post and person, and वो किस रेट से चेंज हो रहा है, हम क्या बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? That is nothing but the velocity of the person मेरे भाई। So that means d by dt of LP will be nothing but the velocity of person। समझ आ गया? एंड ये 0.6 बाहर निकालो यार, ये 0.6 बाहर निकालो, एंड d by dt of LT क्या हो जाएगा? The velocity of tip of shadow which is equal to VT। समझ आ गया? समझ आया नहीं आया? अरे आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है ये। अब VP क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि स्पीड ऑफ द पर्सन इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो VP हमारे पास दे रखा है VP इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा यार, वो मैं डाल दूंगा VP इज इक्वल टू 60 डाल दूंगा पे, तो 60 इज इक्वल टू 0.6 VT, एंड मैं यहां से बोल सकता हूं कि VT इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द शैडो विद रिस्पेक्ट टू लैम्प और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सेम ही है क्योंकि लैम्प और ग्राउंड दोनों भी रेस्ट में है, राइट? लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शैडो ऑन द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन पूछा गया है, तो हमें VT नहीं चाहिए, हमें चाहिए
वी टी विथ रेस्पेक्ट टू पी। सो हम कैसे निकालेंगे वो यार, हम बोल देंगे वी टी विथ रेस्पेक्ट टू पी हो जाएगा वी टी माइनस वी पी, राइट। अब वी टी क्या दे रखा है हमारे पास 10 है, राइट। गलत किया क्या मैंने यार, अबे यार ये 100 होना चाहिए, सॉरी 100 होना चाहिए, वेरी सॉरी, गलती हो जाती है यार इंसानों से, गुस्सा मत हो प्लीज, ओके। 60 अपॉन 0.6 इज 100 ना, तो ये 100 होना चाहिए। एंड वीपी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन हमें 60 दे रखा है, ये मैंने सेंटीमीटर पर सेकंड में लिख रहा हूं, 100 माइनस 60, तो बेसिकली हो जाएगा 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो दैट मींस वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द शैडो विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हैज टू बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। दैट हैज टू बी राइट आंसर, जो कि है। समझ आया नहीं आया? समझ आ गया होगा यार, मुश्किल नहीं था ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था, ओके कूल। अब आखिरी क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। Rocket is moving in a gravity-free space with a constant acceleration of 2 meter per second square along positive x direction. See figure. देख लीजिए, ये है figure. The length of the chamber inside the rocket is 4 meter. A ball is thrown from the left end of the chamber in plus x direction with a speed of 0.3 meter per second relative to the rocket. At the same time, another ball is thrown in minus x direction with a speed of 0.2 meter per second from its right end relative to the rocket. The time in seconds when the two balls hit each other is what? तो पहले सही करने से पहले ना मैं ये बताता हूँ कि गलतियां क्या होती है लोगों से, ठीक है। तो सबसे पहले लोग बोलते हैं क्या रे भाई, ये 0.3 मीटर पर सेकंड हमने लेफ्ट में थ्रो करा है एंड ये बॉल जो है 0.2 मीटर पर सेकंड, सॉरी हमने ये 0.3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट थ्रो किया है एंड ये बॉल हमने 0.2 मीटर पर सेकंड लेफ्ट में थ्रो करा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनके बीच का हो जाएगा 0.3 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.5, राइट, 0.5 मीटर पर सेकेंड। एंड हम देख रहे हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस है 4 मीटर, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 8। ये करते हैं एंड अपनी सबसे बड़ी गलती करके आते हैं। गलती क्यों हो रही है भैया जी, गलती क्या हो रही है इसमें, सोचिए जरा। ये जो लिफ्ट है या रॉकेट जो है ना, वो भी एक्सेलरेट कर रहा है यहाँ पे, तो एक्सेलरेट करे तो फर्क क्या पड़ता है, एक्सेलरेशन तो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। लेकिन अब आप देखिए ना यार, ये जो है जब ये बॉल जो है ना, पहला जो बॉल जो हमने प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ हमने थ्रो करा है, इसका स्पीड 0.3 मीटर सेकंड ही रहेगा, लेकिन जो रॉकेट है ये 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाएगा। क्यों? v इज इक्वल टू u प्लस 80। पहले मान के चलते हैं कि रॉकेट वाज एट रेस्ट, एंड जो दिया भी गया है पहले वो इट वाज एट रेस्ट, ठीक है। तो आप देखिए कि पहले ऑल्दो द रॉकेट वाज एट रेस्ट, 1 सेकंड के अंदर ये हो रहा है मेरे भाई कि मतलब आप देखिए, ये है रॉकेट, आप देख पा रहे हो मेरे को, ये है रॉकेट, ठीक है, ये रॉकेट है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, और ये बॉल हमने जो थ्रो किया था वो ऐसे जा रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। तो ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, तो तब तक ये भाई साहब एक्सेलरेट करके आगे चले गए एंड इस जो लेफ्ट साइड वाला जो बॉल है, लेफ्ट साइड वाला जो बॉल है उसको अपने साथ ले गए। So, समझ आया? So it is not the question of the collision between this ball and this ball, but rather it is a question of the collision between the right side वाला ball and left side वाली wall. Right side वाला ball and left side वाली wall. And left side वाली wall is accelerating with 2 meter per second square towards right direction. समझ आया आपको या नहीं आया? समझ आ चुका होगा। इसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी कर सकते हैं, लेकिन हम उस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है इसमें, ठीक है, कूल। तो ये जो है ना, लेट्स अज्यूम दैट टाइम स्मॉल टी इज टेकन और लाइक स्मॉल टी elapses when the two balls hit together. Let's say time taken collide is equal to small t, ठीक है। अब यहां पे आप समझेंगे कि बॉल और वॉल एक साथ चल, लेफ्ट साइड वाला बॉल एंड लेफ्ट साइड वाली बॉल जो है ना, आफ्टर सम टाइम एक साथ ही चलना शुरू कर जाएंगे वो, ठीक है। वो टाइम निकालने की हमें जरूरत है नहीं, फालतू का नया क्वेश्चन क्यों करे, जो हमारे पास है क्वेश्चन उसको सॉल्व करके देख सकते हैं बाद में। लेकिन अभी के लिए समझना है कि ये लेफ्ट साइड वाला जो है 0.3 मीटर पर सेकंड से आराम से चल रहा था, लेकिन जो लेफ्ट वॉल जो है वो एक्सेलरेट करी थी, तो ये भाई साहब आराम से चल रहे थे, लेकिन लेफ्ट साइड वाली बॉल ने बोला ए भाई और मैं अपना स्पीड बढ़ा रहा हूं, तू भी मेरे साथ चल ले। मतलब ये पहले देखिए, ये वॉल रेस्ट में थी, लेफ्ट साइड वाली बॉल रेस्ट में थी, बट लेफ्ट साइड वाला बॉल रेस्ट में नहीं था, बहुत धीमे से चल रहा था। फिर बाद में
इसने एक्सेलरेट किया लेफ्ट साइड वाले बॉल ने ड्राश, फिर आपने एक साथ लेना शुरू कर दिया, ठीक है, समझ आ रहा है? सो दैट मीन्स लेफ्ट साइड wall travels some distance x with acceleration कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड राइट बॉल ट्रेवल्स कितना डिस्टेंस बताइए। अब ये देखिए ना 4 मीटर दोनों का मिला के डिस्टेंस है, दोनों का मिला के डिस्टेंस है। सो इसको भी ट्रैवल करना पड़ेगा डिस्टेंस 4 माइनस एक्स डिस्टेंस विथ 0.2 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म स्पीड। समझ आया आपको? समझ आ जाना चाहिए। मतलब हमें यह समझना है कि ये जो वॉल है लेफ्ट साइड वाली वॉल, ये एक्सेलरेशन इसका होगा a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट साइड वाले बॉल का स्पीड है 0.3 मीटर पर सेकेंड। अब आप बताइए अगर हमने टाइम स्मॉल टी कहा है तो टाइम स्मॉल टी में कितना डिस्टेंस दोनों कवर करेंगे, हम निकाल सकते हैं क्या? अरे निकाल सकते हैं मेरे भाई, निकाल सकते हैं। तो ये कितना डिस्टेंस होगा बताइए? ये यूनिफॉर्म मोशन है तो ये सिंपली ये डिस्टेंस तो सिंपली हो जाएगा 0.3t। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट वॉल जो है इट वाज स्टार्टिंग ऑफ विथ 0 स्पीड, एटलीस्ट हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने कोई स्पीड दिया नहीं, इनिशियल स्पीड उन्होंने नहीं दिया, तो हम एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम बोलेंगे s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? ये डिस्टेंस हो जाएगा हाफ a t स्क्वायर एंड a है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये सिंपली हो जाएगा हाफ टाइम्स 2 टाइम्स t स्क्वायर विच इज इक्वल टू t स्क्वायर। समझ आ गया आप या नहीं? आपको समझ आ जाना चाहिए। एंड हमने बोला है कि अगर ये x है तो ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स दिस प्लस दिस हैज टू बी इक्वल टू 4, t स्क्वायर प्लस 0.3t हैज टू बी इक्वल टू 4, ठीक है। दैट मीन्स t स्क्वायर प्लस 0.3t हैज टू बी इक्वल टू 4। तो t स्क्वायर प्लस 0.3t माइनस 4 हैज टू बी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो ये हो जाएगा माइनस 0.3 प्लस और माइनस ऑफ इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ 0.3 स्क्वायर प्लस 4 b स्क्वायर माइनस 4 इसे, तो ये प्लस माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स माइनस 4, तो ये सिंपली प्लस 4 टाइम्स 4 ऐसे हो जाता है बस ये, ठीक है, अपॉन 2a। समझ आ गया? ये समझ आ गया होगा यार, ये मुश्किल नहीं है। ये क्वाड्रेटिक का रूट जो होता है वही फंडा लगाया है यहाँ पे मैंने, इसमें प्लीज कंफ्यूज मत हो यार। इसमें अगर कंफ्यूज हो गए तो यार खत्म, खेल खत्म, गिव अप ऑन फिजिक्स, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अगर ये नहीं पता ना, ये यहाँ से हम यहाँ पे कैसा है, अगर ये नहीं पता आपको तो ऑनेस्टली टेलिंग यू गिव अप ऑन फिजिक्स। मैं बुरा मत मानिए यार, बट यार क्वाड्रेटिक कैसे नहीं आ सकता यार आपको यार? अभी क्वाड्रेटिक पे पूरी 9th और 10th हम खर्च कर देते हैं, तो ये मैं नहीं समझा सकता यार। अगर ये नहीं पता ना आपको ये क्वाड्रेटिक ये कैसे आया है, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ओके। तो ये है 4 इंटू 4 16 प्लस 0.3 का स्क्वायर है 0.09, तो ये हो जाएगा 16.09 अपॉन 2, ओके। अब आप देखेंगे यार 16.09 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4। अब 4.01 वगैरह बोलने से अच्छा है या 4.02 बोलने से अच्छा 4 ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कूल। यहां से आ जाता है t अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मतलब मैं अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं यार यहाँ पे, इट्स फाइन टू यूज अप्रोक्सीमेशन समटाइम्स, प्लस और माइनस ऑफ 4 अपॉन 2 एंड t कैनॉट बी नेगेटिव, t इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो नेगेटिव वैल्यू तो हम नहीं लेंगे, तो दैट मीन्स हम सिंपली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगी? t is approximately equal to minus 0.3 plus 4 upon 2। 4 minus 0.3 क्या है? 3.7। 3.7 by 2 क्या हो जाएगा? 3.6 is 1.8, सही है नहीं? देख ही लेते हैं यार इसका। 4 minus 0.3, 4 minus 0.3 is 3.7 by 2।
बेसिकली हमारा आंसर जो आता है लगभग लगभग आएगा 1.85 सेकंड के आसपास। सही कह रहा हूं, मुझे डर लग रहा है यार। अब ठीक है, इन्होंने अप्रोक्सीमेशन ले लिया, इन्होंने इसको भी अप्रोक्सीमेट कर दिया। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, इन्होंने मतलब अंडरस्टैंडेबली सो, बिकॉज ये था इंटीजर टाइप क्वेश्चन। द क्लोजेस्ट इंटीजर टू 1.85 क्या है बताइए यार? द क्लोजेस्ट इंटीजर इज 2 ना यार। क्लोजेस्ट इंटीजर आंसर इज इक्वल टू 2 सेकंड। सो दैट मींस इसका जो हमें राइट आंसर लगाना है वो है 2 सेकंड्स। आसान। मतलब इट्स काइंड ऑफ फनी कि हमने इतना अप्रोक्सीमेशन 16.09 उसको अप्रोक्सीमेशन हमने 4 डाल दिया, फिर बाद में हमने ये -0.3 जो था उसको भी हमने छोड़ दिया, बोल दिया छोड़ो ये भी अप्रोक्सीमेट करके 1.85 को अप्रोक्सीमेट करके 2 कर देंगे हम लोग। ऑनेस्टली अगर ऑप्शन होते 1.85 फिर 1.95 फिर 1.65 2.1 ऐसे कुछ आंसर्स होते, ऑप्शंस होते, तो 1.85 इज द मोस्ट क्लोजेस्ट वन, तो फिर हम 1.85 लगाते। लेकिन ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इस वजह से 1.85 का अप्रोक्सीमेशन या फिर 1.85 का नियरेस्ट इंटीजर 2 आता है, तो दैट मींस हम 2 सेकंड ये आंसर लगा के आएंगे और अपने जितने भी मार्क्स है 4 मार्क्स 5 मार्क्स को कंफर्म कर लेंगे। समझ आया आपको? मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इसमें बस फंडा ये था ना कि हम ये अप्रोच नहीं यूज करेंगे, वेलोसिटी अप्रोच 0.3 + 0.2 इज इक्वल टू 0.5, फिर बाद में t इज इक्वल टू 4 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 8 सेकंड, ऐसे करके नहीं करेंगे। हम समझेंगे कि ये बॉल जो है ये एक्सेलरेट करे तो फिर जो लेफ्ट वाले वो लेफ्ट बॉल को लेके आगे चलेगी, so दैट्स व्हाई जो टाइम जो है कोलिजन का वो कम हो जाएगा। हम देख भी सकते हैं 1.85 सेकंड्स कहां पे और ये 8 सेकंड्स कहां पे। समझ आया या नहीं आया? समझ आ जाना चाहिए। ओके, ऑल राइट, दैट बीइंग सेड, कांग्रेचुलेशंस, आपने काइनेमैटिक्स पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। काइनेमैटिक्स इज डन एंड डस्टेड। ओके, बहुत टाइम बाद आपको व्हाइट बैकग्राउंड दिखा होगा, हम बार बार ब्लैक बैकग्राउंड यूज करते हैं, थोड़ा कुछ लोगों को बहुत डार्क लगता है, बहुत ही सीरियस लगता है, अब हमने यार व्हाइट बैकग्राउंड यूज कर लिया, प्यारा सा कुत्ता भी ला दिया है। ओके, सो pat yourselves on the back because kinematics was a tough one यार, मतलब tough one as in not exactly conceptually tough, but क्या होता है कि यार मोमेंटम में बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है, हम गिव अप कर देते हैं, एक हाथ वीडियो देखेंगे, 2 वीडियोस देखेंगे, फिर बाद में हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो यार मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, मुझे तो गारंटी आ रही है, मुझे फीलिंग आ रही है कि आप डेफिनेटली IIT में आपके लिए एक सीट रिजर्व हो चुकी है। ठीक है, लेकिन ये मेहनत कंसिस्टेंटली आगे बढ़ा के रखनी है आपने, यहाँ पे छोड़ना नहीं है। ओके, चलिए यार, अब कुत्ते को देख लिया है तो आगे जो बैटल आने वाला है उसका ट्रेलर देख लीजिए यार। आप देख सकते हैं ना आप, लेफ्ट में है न्यूटन भाई साहब, ये है न्यूटन भाई साहब, एंड राइट में है हमारा जे एस्पिरेंट, जे एडवांस वाला। तो न्यूटन भाई साहब के जो लॉज है हमें काफी परेशान करेंगे, तो इट्स गोना बी लाइक अ रियली टफ डुओ, बट हम क्यों डरेंगे भाई, क्योंकि हमें जे अनफर्स्ट वाले। Up next, we have Newton's laws of motion coming soon on J Unfirst. Till then, stay happy and keep learning. Okay, have a nice day. And that being said, I thank you all for being extremely sincere and extremely disciplined. And I hope to see you soon. Bye bye. Take care. Good night.